हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिकल फार्मास्टिक जो कि 4th सेमेस्टर में है, उसके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए वही आपकी जो है 5 यूनिट्स हमारी होने वाली हैं और ये जो ना मतलब फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड को एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट उसमें हम 4th एंड 5th यूनिट को कवर कर लेंगे। इसके अलावा देखिए जो अदर सब्जेक्ट्स की पीओसी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, उनको भी ना हमने सिंपल दो वीडियोज में कवर कर दिया है। पूरा जो सिलेबस है आप उनकी वीडियोज भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इनके जो नोट्स हैं वो आपको पूरी पीडीएफ फॉर्म में फार्मेसी वाला ऐप में मिल जाएंगे, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लेना। तो बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो इस तरीके से लिखे हैं ताकि जो आपका लेंथ सिलेबस है वो शॉर्ट टाइम में कवर हो जाए। एंड यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही टाइप्स के क्वेश्चन होने वाले हैं जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड तीसरा कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन हैं हमने वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा भी ऐड किए गए हैं। तो टोटल यहाँ पे 27 क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे, तीनों जो यूनिट्स हैं उनके, एंड नेक्स्ट जो बाकी जो यूनिट्स हैं उनके हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी यूनिट फर्स्ट हमारी होने वाली है, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो है डिफाइन डिस्पर्स सिस्टम एंड क्लासिफाई देम। तो देखिए थोड़ा हम सिलेबस को समझते हैं। यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है ना वो है कोलोइडल डिस्पर्जन, सेकंड यूनिट में हमारा रियोलॉजी और उसी के अंदर आता है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, एंड थर्ड यूनिट है वो हमारी कोर डिस्पर्जन। तो सबसे पहले ना हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि आखिर ये डिस्पर्जन क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है, इनको क्लासीफाई कीजिए। तो पहला क्वेश्चन यही है कि डिफाइन डिस्पर्स सिस्टम या बोलते डिस्पर्जन एंड क्लासीफाई देम। तो ये जो ना 2 मार्क्स में यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल वही जो हेडिंग है लिखी हुई है डिस्पर्स सिस्टम। देखिए पहले हमने नेम से ही समझते हैं। जो हमारा जो वर्ड है ना डिस्पर्स, इसका मतलब होता है सिंपल अगर हम बोलें स्प्रेड होना या बोलते स्कैटर होना, मतलब कि फैलना। कि मतलब ना ये हमारे एक ऐसे सिस्टम होते हैं कि जिसके अंदर जो हमारे सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सोलवेंट में फैले रहते हैं। यहाँ पे उनका नेम हमने यहाँ पे अलग अलग रख रखा है, जिसकी सिंपली मैं बताऊँ, जिसकी सपोज करो कि यहाँ पे हमारा वाटर यहाँ पे फिल हुआ पड़ा है। ठीक है, अगर वाटर में अगर हम बात करें ऊपर से कुछ मिट्टी डाल दें और मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से उसमें फैले रहें, मतलब कि स्कैटर रहें, तो ऐसे सिस्टम को हम डिस्पर्स सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल्स और बेटर समझ में आएगा। पहले आप डेफिनेशन पढ़ो कि डिस्पर्स सिस्टम इज ए हेटेरोजीनियस सिस्टम। देखिए हम इसको हेटेरोजीनियस क्यों बोल रहे हैं कि इसमें ना एक से ज्यादा 2 फेज आपको नजर आएंगे। कि एक तो आपका सॉल्वेंट का फेज अलग नजर आएगा, एक सॉल्यूट का फेज हमारा अलग नजर आएगा। लेकिन जो हमारा नॉर्मल जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में कंप्लीट तरीके से घुल जाते हैं, वो दिखाई ही नहीं देते। मतलब कि सिंपल एक फेज नजर आता है होमोजीनियस, लेकिन यहाँ पे हमको 2 फेज नजर आएंगे, इसी वजह से इसको हम हेटेरोजीनियस बोलेंगे। तो लिखा है कि डिस्पर्स सिस्टम इज ए हेटेरोजीनियस सिस्टम इन विच सोल्यूट या बोले तो डिस्पर्स्ड फेज इज स्प्रेडेड इनटू सॉल्वेंट या बोले तो डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूट जिसको हम बोल रहे हैं ना, मतलब कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं या लिक्विड का भी आप मान सकते हैं, तो ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं इनको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज मतलब कि जो चीज फैली रहती है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, जिसको आप सोल्यूट भी सिंपल समझ सकते हैं। सेकंड हमारा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम मतलब कि जिसके अंदर वो सोल्यूट फैले हुए हैं या डिस्पर्स फेज फैला हुआ है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे ऐसे समझो कि डिस्पर्स्ड फेज जो फैला हुआ है उसको आप सोल्यूट समझो, डिस्पर्जन मीडियम जिसके अंदर चीज फैली हुई है उसको आप सोलवेंट समझो। तो ये दोनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, डिस्पर्स सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सिंपल नजर आएगा कि जो ब्लू कलर में जो है आप इसको वाटर समझो, जो कि डिस्पर्जन मीडियम है, मतलब कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा जिसके अंदर कोई भी सोल्यूट या तो उसके पार्टिकल फैले होंगे। जो रेड कलर में है वो डिस्पर्स फेज है या सोल्यूट आप उसको बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यही सिंपल जो है ना ये आपकी 2 यूनिट्स में दे रखे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप इनके क्लासिफिकेशन समझ लो। तो यहाँ पे देखिए हमने इनको 3 टाइप में क्लासीफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट। कि हमारी जो पार्टिकल है, मतलब कि जो रेड कलर में जो हमारे सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज कितना है उसके बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है मोलिकुलर डिस्पर्जन। मोलिकुलर डिस्पर्जन कहने का मतलब है कि मतलब कि जैसे कि मोलिक्यूल का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है ना। तो लिखा है कि इन दिस डिस्पर्जन पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट या तो डिस्पर्स्ड फेज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। कि इनका जो साइज होता है डिस्पर्स्ड फेज का वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है।
तो ये बहुत ही मतलब कि छोटे छोटे होते हैं। एग्जाम्पल इसके हमारे जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो मोलिकुलर डिस्पर्जन के अंदर ही आते हैं। मतलब कि पार्टिकल के साइज के बेसिस पे यहाँ पे हमने क्लासीफाई करा है। तो सिंपल आप समझो कि अगर 1 नैनोमीटर से भी कम अगर डायमीटर है किसी भी पार्टिकल का तो वो आएगा मोलिकुलर डिस्पर्जन के अंदर। सेकंड है कोलोइडल डिस्पर्जन। कोलोइडल कहने का मतलब है कि इनका जो साइज होगा सॉल्यूट का, या बोलते जो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में होंगे। अगर उनका साइज इनकी रेंज में आता है, या बोले तो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर की रेंज में आता है, तो वो हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन कहे जाएंगे। जैसे एग्जांपल फॉग है, क्लाउड्स है, तो इसमें जो है ना छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में फैले रहते हैं, और वो एयर जो है हमारा एक डिस्पर्जन मीडियम है, और जो चीज़ फैली हुई है छोटे छोटे पार्टिकल वो हमारे डिस्पर्स फेज कहे जाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन या बोले तो कोलोइडल सिस्टम कहे जाते हैं। और इसमें देखिए तीसरा है हमारा वो है देखिए कोर्ड डिस्पर्जन, कि इसमें जो पार्टिकल का जो साइज है वो और भी बड़ा होगा। उनका जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर या कहें तो 1 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा हो, तो वो हमारे कोर्ड डिस्पर्जन कहे जाएंगे। एग्जाम्पल सस्पेंशन में ऐसा ही होता है, इमल्सन में ऐसा ही होता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर होता है। अब सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि देखिए हम यहाँ से समझते हैं कि हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो है आपकी कोलोइडल डिस्पर्जन, कि जो अभी आपने देखा कोलोइडल डिस्पर्जन यानी कि एक ऐसा डिस्पर्जन, ऐसा सिस्टम जिसमें पार्टिकल का साइज वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो सारा कुछ आप यूनिट फर्स्ट में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हमारी थर्ड यूनिट है वो है कोर्ड डिस्पर्जन। तो कोर्ड डिस्पर्जन इनकी इमल्सन, सस्पेंशन, इनके बारे में जिनका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, उनके बारे में आप थर्ड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर होता है। और इसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है देखिए वो है डिफाइन कोलोइडल डिस्पर्जन, जो कि मतलब आपकी जो यूनिट फर्स्ट होती है वही, कि कोलोइडल डिस्पर्जन होता क्या है वो डिफाइन कीजिए एंड क्लासीफाई कीजिए उन्हीं कोलोइड्स को, और कंपेयर कीजिए उनकी जनरल प्रॉपर्टीज को। मतलब कि वो होते क्या है वो बताना है, फिर उनको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने के साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको कंपेयर करना है। तो जो क्वेश्चन है ना 7 मार्क्स में बनता है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली वही लिखा हुआ है कोलोइडल डिस्पर्जन। तो यहाँ पे देखिए सिंपली वर्ड को ही ब्रेक करना है, कोलोइडल प्लस डिस्पर्जन। कोलोइडल कहने का क्या मतलब है, यानी कि पार्टिकल विच हैव 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर साइज, यानी कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है उसको कोलोइड बोल देते हैं। और वही जो कोलोइडल जो पार्टिकल है वो किसी भी सॉल्वेंट में या कहीं तो डिस्पर्जन मीडियम में फैला रहेगा, और वही जो आपका सिस्टम है वो आपका कोलोइडल डिस्पर्जन कहा जाएगा। सिंपल जिसकी पहली डेफिनेशन देखी थी ना वही डेफिनेशन है, बस आपने यहाँ पे साइज भी थोड़ा वहाँ पे डेफिनेशन में लिखना होगा। तो लिखना है कि देखिए कोलोइडल डिस्पर्जन इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये भी हेट्रोजीनियस सिस्टम है क्योंकि ये इसी का टाइप है, इन विच सॉलिड पार्टिकल विच हैव 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर साइज आर स्प्रेडेड इनटू सॉल्वेंट या तो डिस्पर्जन मीडियम। और ये जो सब्सटेंस है इनको हम कोलोइड्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझो, इसके स्मोक है, फोग है, स्प्रेज है। तो स्मोक में क्या होता है आप देखोगे वहां पे कि एयर होती है, और एयर में वहां पे कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। स्मोक में क्या होता है, कुछ हमारा वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में फैली रहती हैं। ऐसे ही स्प्रेज में भी होता है। तो ये जो आपके सॉल्यूशन है ना, या तो जो सिस्टम है वो आपके कोलोइड्स कहे जाते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे समझो, आपने इस तरीके से बना देना है कि आपके जो ये ब्लू कलर में है ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है, या तो सॉल्वेंट है, ये एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, और इसमें कुछ पार्टिकल्स फैले हुए हैं जो कि वाटर भी हो सकता है, या फिर बोले तो कुछ हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जिनका जो साइज है वो साइज जरूर आपने लिखना होगा, वो होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में। तो इस तरीके से जो है आपने पहले इनको डिफाइन कर देना है। और इसके बाद देखिए सिंपली आपने जो कोलोइड्स उनको क्लासीफाई कर देना है, जो कि 2 बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई किए गए हैं। एक है बेस्ड ऑन डिस्पर्जन मीडियम, कि जो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये देखोगे यहाँ पे जो हमारा ब्लू कलर में जो हमारा मोस्ट क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है। इसको आप सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम लगातार चेंज हो रहा है, सपोज करो एक बार हमने सॉलिड लिया, एक बार गैस लिया, एक बार हमने लिक्विड लिया, तो वो कितने टाइप्स का हमारे कोलोइड बनाएगा, तो इसी बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सेकंड जो आपका जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है देखिए वो है यहाँ पे बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन कोलोइडल फेज, कि जो आपके जो कोलोइड्स के 2 फेज होते हैं ना, मतलब एक डिस्पर्स फेज है, एक आपका डिस्पर्जन मीडियम है, तो उनमें किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, क्या वो इजिली एक दूसरे में मिल जा रहे हैं या एक दूसरे को वो रिपेल कर रहे हैं। तो उस बेसिस पर भी यहाँ पे दूसरा क्लासिफिकेशन है। तो समझते हैं दोनों को। पहला जो है वो बहुत ही सिंपल है, आपने एक चार्ट बनाना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम या बोलते सॉल्वेंट कोलोइड्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग।
यहाँ पे आप देखोगे, पहले आप चार्ट को समझो कि देखिए पहले यहाँ पे सीरियल नंबर आपने डालने होंगे, सेकंड यहाँ पे डिस्पर्स फेज आपने हेडिंग डालनी है, मतलब कि जो शॉर्ट या जो लो क्वांटिटी में जो भी चीज़ ली जाएगी वो आपका डिस्पर्स फेज होगा। डिस्पर्जन मीडियम मतलब कि जिसके अंदर हमारा डिस्पर्स फेज फैला रहेगा, जो कि लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है, वो आपका डिस्पर्जन मीडियम है। तीसरा हेडिंग यहाँ पे कि किस टाइप का कोलेट बनेगा और उसका एग्जाम्पल आपने साइड में लिखना है। तो यहाँ पे देखोगे, देखिए पहले जो है ना हमने जो है सॉलिड लिए हैं, मतलब कि 3 बार सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम रखा है और उसमें हमने डिस्पर्स फेज को लगातार चेंज किया है। देखिए पहले आप समझो कि अगर हम सॉलिड के अंदर सॉलिड किसी दूसरे सॉलिड के ही पार्टिकल्स को अगर हम स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, तो आपका जो कोलॉइड बनेगा ना वो आपका सॉलिड सोल कहा जाएगा। एग्जाम्पल जैसे ग्लास है, पियरल है, जेम स्टोन है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब यहाँ पे देखोगे, देखिए यहाँ पे हमारा सॉलिड जो है वो डिस्पर्जन मीडियम सेम होने वाला है, लेकिन वहाँ पे हमने डिस्पर्स फेज को चेंज किया। अगर हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर फैला देते हैं तो आपका जो कोलॉइड बनेगा वो जेल टाइप बनेगा। एग्जाम्पल इसकी चीज एंड बटर है। थर्ड आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड ही है, अगर हम सॉलिड में अब गैस को अगर फैला देते हैं, गैस जो है मतलब कि वो फैली रहेगी सॉलिड के अंदर, तो आपका जो है सॉलिड फॉर्म बनेगा। ये आपका एक टाइप का कोलॉइड बन गया, मतलब कि टाइप ऑफ कोलॉइड यहाँ पे लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल इसकी फॉर्म है और रबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखिए डिस्पर्जन मीडियम को चेंज किया है कि अगर हम लिक्विड के अंदर सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स अगर हम फैला देते हैं, जैसे कि सिंपल हमारे जो इमल्सन वगैरह होते हैं कुछ इस टाइप के ही होते हैं, तो यहाँ पे जो आपका कोलॉइड बनेगा वो आपका सोल कहा जाएगा। एग्जाम्पल इसकी पैंट्स हैं, सेल फ्लूइड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए है, अगर हम लिक्विड के अंदर अगर हम लिक्विड को फैला देते हैं, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स को, तो यहाँ पे जो आपका कोलॉइड बनेगा वो आपका इमल्सन टाइप बनेगा। एग्जाम्पल जो आपका मिल्क है, क्रीम है, वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए वो है कि अगर आपका जो लिक्विड है, जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है, अगर उसमें हम गैस को फैला देते हैं तो आपका जो कोलॉइड बनेगा वो आपका फॉर्म टाइप बनेगा। एग्जाम्पल इसकी सोडा वाटर है एंड फ्रोथ है। नेक्स्ट देखिए आपको गैस यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम आएगा कि अगर हम गैस के अंदर सॉलिड को फैला देते हैं, सॉलिड के कुछ पार्टिकल फैले रहते हैं, तो यहाँ पे आपका सॉलिड एरोसोल बनेगा। एग्जाम्पल इसकी स्मोक, डस्ट जो आप आसपास देखते हो, वो गैस में ही हमारे कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स फैले रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमारा गैस डिस्पर्जन मीडियम हो और उसमें अगर हम लिक्विड के कुछ ड्रॉपलेट्स को फैला दें, तो वहाँ पे आपके एरोसोल बनेंगे, जैसे कि आपकी स्प्रे जो होती हैं, परफ्यूम वगैरह, फॉग वगैरह, तो यहाँ पे जो है इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, ठीक है। लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे हमारे दोनों तरफ गैस होने वाली है, डिस्पर्जन मीडियम में भी और डिस्पर्स फेज में भी। देखिए जब भी आप गैस और गैस को कभी भी मिलाओगे ना तो इजिली मिसिबल हो जाएंगी और यहाँ पे वो एक ही फेज बनाएंगी, वो हेट्रोजीनियस फेज नहीं बनाएंगी। मतलब कि सपोज अगर आप ऑक्सीजन में अगर आप नाइट्रोजन को मिलाओगे तो फिर आप उनको अलग नहीं कर सकते, मतलब वो एक ही फेज बना लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे उनका कोई भी कोलॉइड नहीं बनता है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा है कि गैस विद गैस फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल जो हमारे यहाँ पे कोलॉइड्स है वो 8 टाइप्स के होने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। आप सिंपली ऐसे याद रखना कि जो आपके तीनों जो फेजेस होते हैं, गैस और सॉलिड और आपका लिक्विड, तो यहाँ पे तीनों के आपने 3-3 लेने हैं, तो 3-3-3 यानी कि टोटल 9 होंगे। लेकिन गैस और गैस का कभी भी नहीं बनता है, तो टोटल हमारे यहाँ पे 8 होंगे। तो इस तरीके से आपने जो है इस चार्ट को बनाना है, ठीक है। सेकंड देखिए जो है वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कोलॉइडल फेज। तो यहाँ पे देखिए सिंपली लिखा है कि जो आपका डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम होता है, उसमें जो इंटरेक्शन होता है आपस में, उसके बेसिस पे जो आपके कोलॉइड है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक है लायोफिलिक, एक है लायोफोबिक और एक है एसोसिएशन कोलॉइड। देखिए सिंपली ना हम नेम से ही समझ लेंगे। देखिए जैसे कि हम नेम को पहला जो है वो है आपका लायोफिलिक कोलॉइड, इसको हम ब्रेक करते हैं। देखो कि लायो प्लस फिलिक, लायो का मतलब है यहाँ पे लिक्विड, और लिक्विड यानी कि जो आपका सॉल्वेंट जो कि आपका लार्ज अमाउंट में लिया गया है, एंड फिलिक कहने का मतलब है लबर, यानी कि कोई भी ऐसे कोलॉइड जिसमें जो भी आपका जो सॉल्यूट है या बोलते जो भी आपका डिस्पर्स फेज है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इजिली मिक्स हो जाते हैं, या बोलते वो लबर होते हैं सॉल्वेंट के, या बोलते डिस्पर्जन मीडियम के, तो वो कोलॉइड जो है वो आपका लायोफिलिक कोलॉइड कहा जाएगा। मतलब कि उनमें अच्छा खासा इंटरेक्शन है आपस में। तो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि दोज कोलॉइड इन विच डिस्पर्स फेज या बोलते सोल्यूट मिक्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट विद डिस्पर्जन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलॉइड। सेकंड हमारा वो है लायोफोबिक। फोबिक कहने का मतलब है हेटर, यानी कि ऐसे हमारे कोलॉइड जिसके अंदर जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है उसमें जो आपके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं वो इजिली अच्छी खासी तरीके से वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, या बोले तो वो सॉल्वेंट से हिट करते हैं, तो वो कोलॉइड आपके लायोफिलिक कोलॉइड कहे जाएंगे। तो लिखा है कि दोज कोलॉइड इन विच डिस्पर्स फेज या बोले तो सोल्यूट हैव नो एफिनिटी
टू इंटरेक्ट विद डिस्पर्जन मीडियम आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलॉइड। क्लियर हो गया। थर्ड है हमारे यहाँ पे देखो वो है एसोसिएशन कोलॉइड। देखिए एसोसिएशन कहने का मतलब है कि ज्वाइनिंग टुगेदर, मतलब कि वो खुद एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होंगे, मतलब कि किसी और की मदद से वहाँ पे वो ज्वाइन किए जाएंगे, मतलब कि मिक्स किए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि दोज कोलॉइड इन विच बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इंटरेक्ट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट। यहाँ पे हम सरफेक्टेंट का यूज करते हैं, जो कि एज ए इमल्सिफायर आप बोल सकते हैं, कई बार उनको हम इमल्सिफायर भी बोलते हैं। सरफेक्टेंट जो मतलब पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होती है, वो आपस में जो है उनको जोड़ देते हैं। तो ऐसे कोलॉइड आपके एसोसिएशन कोलॉइड्स कहे जाएंगे। तो ये जो है ना क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कोलॉइडल फेज। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इन्हीं की जो प्रॉपर्टीज है ना उनको आपने कंपेयर करना है, जो कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी है, मतलब कि वो उसका नेचर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपका लायोफिलिक कोलॉइड है, यहाँ पे लायोफोबिक कोलॉइड है, यहाँ पे एसोसिएशन कोलॉइड, जो कि अभी आपने तीनों देखे हैं। अब तीनों की हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। तो पहले आप देखोगे नेचर, कि इनका नेचर कैसा होता है। कि लायोफिलिक जो होते हैं वो लविंग होते हैं, वो सॉल्वेंट लविंग होते हैं, वो इजिली उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन लायोफोबिक वो उनके हेटर होते हैं, या बोलते तो वो इजिली अपने जो भी आपके लिक्विड हैं या बोलते सॉल्वेंट उनसे इजिली वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। लेकिन एसोसिएशन कोलॉइड जो कि मतलब कि जबरदस्ती आप बोल सकते हैं वो सरफेक्टेंट की मदद से वो ज्वाइन किए जाते हैं, तो मिक्स किए जाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वो है प्रिपरेशन, कि कौन सा जल्दी बन जाता है, कौन सा ज़्यादा टाइम लगाता है। तो लायोफिलिक यानी कि जो इजीली इंटरेक्ट करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल, तो वो इजीली बन जाते हैं। लेकिन लायोफोबिक में थोड़ा स्पेशल मेथड रिक्वायर होता है। और ये एसोसिएशन कोलॉइड जो होते हैं वो सरफेक्टेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, कि जितना अच्छा सरफेक्टेंट वो उतनी ही जल्दी बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वो है पार्टिकल साइज, कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनको साइज कितना होगा इन कोलॉइड्स के अंदर। कि लायोफिलिक जो कोलॉइड्स हैं उनका जो पार्टिकल साइज है वो स्मॉल होता है। लायोफोबिक जो कोलॉइड्स हैं उनका जो पार्टिकल साइज है वो लार्ज होता है, और एसोसिएशन कोलॉइड्स का भी स्मॉल ही होता है। अब बात करते हैं लाइट स्कैटरिंग, मतलब कि अगर हम इनके आर पार अगर हम लाइट को क्रॉस करवाएं, लाइट पार करवाएं, तो लाइट को फैलाएंगे या नहीं फैलाएंगे। देखिए अगर अब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो लाइट को कम फैलाएंगे, तो यहाँ पे स्कैटरिंग कम होगी, लेस होगी। जहाँ पे बड़े पार्टिकल होंगे, लार्ज होंगे, वहाँ पे स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। और एसोसिएशन कोलॉइड्स में थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब वेरी कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज और तो सरफेक्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो है चार्ज, कि यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा होता है, जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे जो लायोफिलिक जो कोलॉइड है उन पे कम चार्ज होता है, बहुत ही कम चार्ज होता है। लायोफोबिक पे बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, और एसोसिएशन कोलॉइड्स पे चार्ज होता है, मतलब कि इन कंपेरिजन टू लायोफिलिक उन पे थोड़ा ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी, कि इनको आप रिवर्स कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, मतलब कि जो आपका जो भी आपका सॉल्यूशन या तो जो भी आपका मिक्सचर बना है उनको आप अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो लायोफिलिक जो कोलॉइड्स हैं उनको आप अलग अलग कर सकते हैं, वो रिवर्सेबल होता है। लायोफोबिक नॉन रिवर्सेबल होता है, और एसोसिएशन कोलॉइड्स भी रिवर्सेबल होता है। बात करते हैं स्टेबिलिटी की, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो लायोफिलिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। लायोफोबिक जो है वो लेस स्टेबल होता है, मतलब कि जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। एंड जो एसोसिएशन कोलॉइड्स हैं वो हमने सरफेक्टेंट की मदद से स्टेबल बनाने होते हैं, और वो स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने कंपैरिजन देखा है उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं आपका जो पहला मतलब कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से यहाँ पे कवर होता है। और इसके बाद देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है कि वो है राइट अबाउट ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, कि जो आपके जो कोलॉइड्स होते हैं जैसे कि आपके सिलेबस में यहाँ पे दे रखा है, तो उनकी 3 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो कई बार तीनों को एक साथ पूछ लेते हैं, कई बार 2 को यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये जो है 7 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन बनता है। तो इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली लिखी हुई है तीनों प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बारी बारी से इनको हम देखते हैं। पहला है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। देखिए ऑप्टिकल के कहने का क्या मतलब है। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा कि जो हमें चश्मे होते हैं उनको आप ऑप्टिकल लेंस भी बोलते हैं, मतलब कि लाइट वाले चश्मे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऑप्टिकल का मतलब है लाइट, यानी कि जो आपके जो कोलॉइड जो भी अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन अभी समझे हैं सारे, अगर उनके थ्रू अगर हम लाइट को पार कराएं या बोले तो लाइट का इफेक्ट अगर हम उन पर देखें तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वही प्रॉपर्टी आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कही जाएंगी। क्लियर हो गया। तो पहला देखिए वो है बहुत ही सिंपल, वो है टिंडल इफेक्ट, जिसको फैराडे टिंडल ने 1869 में ऑब्जर्व किया था कि जो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं अगर उनके आर पार अगर हम अगर लाइट का बीम डालें तो वहाँ पे एक हमको चमकीला पाथ नजर आता है।
इसकी सिंपल देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि यहाँ पे सपोज करो कि आपका सॉल्यूशन वही मतलब कोलोइडल यहाँ पे भरा हुआ है कोलोइडल सॉल्यूशन, और यहाँ से हमने लाइट यहाँ से पार कराई इनके आर पार। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका जो जितने भी एरिया में लाइट जाएगी तो उसके लाइट के पाथ में या तो उसके रास्ते में जो भी पार्टिकल आएंगे वो चमकीले नजर आएंगे और एक आपको इल्यूमिनेटेड पाथ नजर आएगा। तो ये जो आपका इफेक्ट है ना उसका टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है, जैसे आपने देखे होंगे ना, जैसे घर में हम कई बार जंगले वगैरह छोड़ते हैं और जैसे वहां से जब धूप आती है तो वहां पे आज होगी कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो सूरज की लाइट में चमकते रहते हैं, है ना। ऐसे ही आपने कई बार देखा होगा कि रात में जैसे कि कई बार भीड़ वगैरह हो जाती है, ट्रैफिक वगैरह हो जाता है, और रात में जैसे कि कोई ट्रक है या गाड़ी है उसकी लाइट जल रही है तो उसके सामने भी धूल के जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ते रहते हैं, वो इल्यूमिनेटेड रहते हैं। तो वो जो है ना वहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन ही होते हैं, क्योंकि एयर में वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं। तो वो जो आपका जो इफेक्ट है ना वो आपका टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो सिंपल यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है कि when a beam of light passed through colloidal solution, so light scattered due to presence of solid particle and path of light gets illuminated and this called Tyndall effect। क्लियर हो गया। यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे आपको समझा रखा है, आपने इस तरीके से यहाँ पे बना देना है, ठीक है। सेकंड देखिए वह अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से अगर हम इनको देखते हैं तो कैसा हमको नजर आता है और क्या चीज होती है। देखिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यानी कि यहाँ पर भी हम लाइट का ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली देखोगे कि जब भी हम लाइट का बीम जो है इन पार्टिकल से पार करते हैं तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो चमकीले नजर आते हैं, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर हम इनको अच्छी तरीके से जो आपका डार्क बैकग्राउंड है उस पर हम देख सकते हैं, और साथ के साथ उसमें जो भी है उनको हम काउंट भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिखना है कि व्हेन एन इंटेंस लाइट बीम इज पास्ड थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड सो पार्टिकल्स विल अपीयर ब्राइट, वो चमकीले आपको नजर आएंगे स्पॉट के रूप में, और उनको आप काउंट भी कर सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो यहाँ पे सिंपली ये एक इसकी प्रॉपर्टी होगी। थर्ड है कि यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको नजर आएगा कि इसकी मदद से आप उनके साइज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके शेप को समझ सकते हैं, और उनके स्ट्रक्चर को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो बेस्ड हैं लाइट पर। तो यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज आपकी क्या कही जाएंगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड जो हम देखने वाले हैं वो है यहाँ पे हमारा वो है काइनेटिक प्रॉपर्टी। देखिए काइनेटिक जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है मोशन, यानी कि जो आपके कोलोइडल जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें मोशन होता है या नहीं होता है उसके बेसिस पे उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज कही जाएंगी। तो लिखा है कि दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। तो यहाँ पे देखिए आपकी 3-4 प्रॉपर्टीज हैं। इसकी पहला है वो है ब्राउनियन मोशन, दूसरा है डिफ्यूजन, तीसरा है सेडिमेंटेशन एंड चौथा है विस्कोसिटी। तो यहाँ पे ब्राउनियन मोशन जो है वो बहुत ही सिंपल है कि एक हमारे साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन, तो उन्होंने देखा कि जो आपके कोलोइडल जो सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, जिसके आपकी जो है बड़े बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये ना कभी भी शांत नहीं रहते हैं, वो जिगजैग वे में इस तरीके से टेढ़े मेढ़े घूमते रहते हैं। एग्जाम्पल सपोज आप समझो कि जैसे कि आप कोक लेके आए, आप पेप्सी वगैरह लेके आए, तो जैसे आप उसको खोलोगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं ना, कुछ कुछ मतलब तुरंत खोलते हैं हम गिलास में डालते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन है उनके जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, वो एक जगह रुके नहीं रहते हैं। तो इसी जो मूवमेंट है उसको आप बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। उन्होंने ही सबसे पहले देखा था तो उन्हीं के नेम पे आपने इसको ब्राउनियन मोशन कहा जाएगा, कहना होगा। तो यहाँ पे ये जो माइक्रोस्कोप के अंडर ही आपको नजर आएगा, इस तरीके से आपने यहाँ पे दिखा देना है। क्लियर हो गया। और इसका देखिए सेकंड जो आपकी जो काइनेटिक प्रॉपर्टी है इनकी वो है देखिए डिफ्यूजन, कि ये इजिली डिफ्यूज हो जाते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ये मूव करते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। सिंपल समझो कि यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन है जिनकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, दूसरी तरफ यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन वगैरह लगी हुई है और उसके पार जो है बहुत ही कम कंसंट्रेशन है, तो वो लगातार इस तरफ मूव करते रहेंगे जब तक कि वो दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, और इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। थर्ड वन की यह है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि नीचे बैठना। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि जो इमल्सन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, या आपकी जो मतलब कि सिरप होती हैं, वो कई बार जब एक ही जगह रखी रहती है ना तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो ड्रग कंटेंट है वो नीचे कई बार बैठ जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को ना सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सिंपल अगर नहीं भी क्लियर हुआ है, मतलब कि जैसे कि आप समझो कि ये आपका ग्लास है, ग्लास में पानी भर रखा है, ऊपर से आप बालू रेत डालो तो वो कुछ टाइम बाद नीचे सेटल हो जाता है। तो यही जो प्रॉपर्टी है वो कोलोइड्स के अंदर भी होती है। तो लिखा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इनटू बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी। वो ग्रेविटी
और पार्टिकल का जो वेट होता है, डेंसिटी होती है, उसके बेसिस पे वो जो है नीचे बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पे फैला रखे हैं और नीचे आप देखोगे ये लगातार नीचे बैठते जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपकी सेडिमेंटेशन कही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी वो है विस्कोसिटी की। जो आपके कोलोइडल जो सॉल्यूशन होते हैं वो विस्कस होते हैं। विस्कोसिटी कहने का क्या मतलब है, इनकी रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड, या बोले तो रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कि वो जो है ना इजीली नॉर्मल वाटर की तरह या नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह बहुत तेजी से नहीं बह सकते। उनमें विस्कोसिटी होती है जो कि रेजिस्ट करती है उनके फ्लो को। तो यहाँ पे लिखा है कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतनी ही ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, और जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही कम फ्लो होगा किसी भी फ्लूइड का। अगर हम सिंपली बात करें, विस्कोसिटी कहने का मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे कि आप सिंपली देखोगे कि जो आपका जो वाटर होता है वो बहुत ही पतला होता है इन कंपेरिजन टू शहद, जो आपका हनी होता है। तो हनी की जो विस्कोसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो ईजिली नहीं बह पाता जितने जल्दी वाटर बह लेता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी भी होती है। ये हमने दोनों प्रॉपर्टी देखी, काइनेटिक और ऑप्टिकल। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि नेम मारा ना इलेक्ट्रिकल, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनके इलेक्ट्रिकल चार्ज या उनके अंदर जो एबिलिटी है इलेक्ट्रिकल करंट को बहाने की या तो इलेक्ट्रिसिटी को बह जाने की, ये उससे रिलेटेड होती है। कहने का मतलब है कि जो आपके जो कोलोइड्स जो होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसके बेसिस पे जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो बहुत ही सिंपल है, समझते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे सिंपली ये दिखाया गया है कि जो आपका कोलोइडल जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। अगर उसके अंदर अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे बहाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लगाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो आपके जो पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है ऑलरेडी, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागने लगते हैं, माइग्रेट करने लगते हैं। मतलब कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ भागेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपने यही लिखना है, यही प्रोसेस आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कही जाती है कि व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कोलोइडल सॉल्यूशन, सो कोलोइडल पार्टिकल मूव्स टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जो मूवमेंट जो होता है वो जीटा पोटेंशियल के बेसिस पर होता है। अभी जीटा पोटेंशियल क्या है इसको मैं भी आपको आगे बताऊंगा। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए वो है आपका इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है ना एक आपकी एक तरीके से मान सकते हो थ्योरी है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी ये शो करते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे सिंपली आप समझो कि ये जो है ना आपको कोई कोलोइड है, जैसे कि मैं यहाँ पे आप दिखा देता हूँ। ये सपोज पहला उनमें जो भी पार्टिकल्स हैं उन पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये आपको पार्टिकल है इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से तो इसके चारों तरफ जो है ना पॉजिटिव वाले जो पार्टिकल्स हैं वो आकर के अटैच हो जाते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे आप दिखा देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरीके से यहाँ पे इसको घेर लेते हैं और एक लेयर बना लेते हैं जो कि बहुत टाइटली लेयर बनती है, और ये स्टैटिक लेयर होती है, मतलब कि ये मूव भी नहीं करती। ठीक है, एक हमारी लेयर होगी, ये सिंपल पहली लेयर है। और इसके अलावा इसके बाहर एक लूजली पैक्ड लेयर भी होती है, मतलब कि जो इजीली टूट तो जाती है। तो यहाँ पे जो आपके जो आयंस हैं वो दोनों टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, इस तरीके से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये इस टाइप से मतलब कि दो लेयर बना लेते हैं। मतलब कि एक थ्योरी ही है, और कुछ साइंटिस्ट ने बोला है कि उनके अंदर ऐसी थ्योरी मतलब कि ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो इसकी सिंपल देखोगे कि यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी तरफ चारों तरफ पॉजिटिव वाले आकर के अटैच हो जाएंगे। और इसके साइड में भी एक लूजली पैक्ड लेयर होती है जो कि सेकंड लेयर होती है, जिसको उन्हें डिफ्यूज लेयर बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से ये जो आयंस हैं यहाँ पे हमारे या बोलते पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पे अटैच होते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों लेयर हैं इनको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो थोड़ा ना आप यहाँ पे जो लिखी हुई है थ्योरी आप इसको समझो कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड्स कंटेन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एंड इट अट्रैक्ट अदर अपोजिट चार्ज एंड फॉर्म टाइटली बाउंड लेयर। मतलब कि ये जो पार्टिकल्स हैं इन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो सपोज करो जो हमारा नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो अपने चारों तरफ जो है पॉजिटिव वाले चार्ज को अट्रैक्ट करके रखेगा और एक टाइटली बाउंड लेयर को बना लेगा। सेकंड यहाँ पे लाइन लिखी है कि बिसाइड दिस, इसके अलावा इस लेयर के अलावा देयर इज ए अनोदर लूजली बाउंड लेयर ऑफ अदर आयन। इसके अलावा एक सेकंड लेयर भी होती है जिसको यहाँ पे हम डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। और यही दोनों जो लेयर्स हैं वो मिल करके हमारी कही जाती हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो ये इनके अंदर प्रेजेंट होती है, किसकी वजह से होता है, उनके ऊपर आयन है या तो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसकी वजह से। और यही प्रॉपर्टी उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कही जाएगी।
और लिखा है कि दिस चार्ज ऑन सरफेस ऑफ डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, जो ये आयन है, ये जो चार्ज है डिफ्यूज लेयर पे, जो आपकी बाहर वाली जो लेयर है उसकी सरफेस पे जो चार्ज है वही आपका जीटा पोटेंशियल कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं तीनों हमने कवर करी हैं, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन पेप्टाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है ना कई बार 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, तो ये होती क्या है सिंपली, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है पेप्टाइजेशन। तो यहाँ पे हम देखिए पहले वर्ड से ही समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पेप्टाइज, ये जो वर्ड आ रहा है पेप्टाइज, इसका मतलब होता है टू डिस्पर्स, यानी कि फैलाना, किसी भी चीज को फैलाना। तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें एक प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन की, मतलब कि वो लगातार नीचे बैठते रहते हैं अगर आप उनको नहीं हिलाते हैं, नहीं सेक करते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल हैं, वो महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर वो नीचे बैठ जाते हैं और नीचे बैठ करके वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आपने फर्स्ट सेम में जरूर पढ़ा होगा, मतलब कि वो गुच्छा से यहाँ पे बना लेते हैं, प्रेसिपिटेशन वहाँ पे हो जाता है। मतलब कि ऊपर यहाँ पे आपका सॉल्वेंट ही रहेगा, नीचे ये आपका सारा कुछ बैठ जाएगा। अब यही जो प्रेसिपिटेट बना है इसको वापस से फैलाने के लिए कुछ हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे और उसी प्रोसेस को, मतलब कि दोबारा से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने की प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं। आप सिंपल समझो कि यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि लिखा है कि पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइड बाय सेकिंग इट विद सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट देखिए जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा। सपोज ये आपका प्रेसिपिटेट जो कि नीचे जमा पड़ा है, इसमें हमने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो वो इनसे ना अपोजिट भागेंगे। मतलब सपोज करो कि ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है या मतलब पॉजिटिवली ज़्यादा चार्ज है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव वाले ऐड करेंगे या मतलब पॉजिटिव वाले ऐड करेंगे उसके हिसाब से, तो ये हमारे ना दूर दूर फैल जाएंगे और इसी फैलने की प्रोसेस को, दोबारा से डिस्पर्स होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्लियर हो गया। और ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे ये ऐड किया है ना, इसको अपना पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसी की मदद से पेप्टाइजेशन होता है। तो लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट, और इस प्रोसेस को हम डीफ्लोक्यूलेशन भी बोल सकते हैं। देखिए फ्लोक्यूलेशन क्या होता है, मतलब कि फ्लोक्यूलेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना, कि यहाँ पे जो आपके प्रेसिपिटेट बना है वो तो फ्लोक्यूलेशन हो गया। अब यही जो फ्लोक्यूलेशन हुआ है इसको दोबारा से फैला देना, वो आपको डीफ्लोक्यूलेशन कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को ना हम डीफ्लोक्यूलेशन प्रोसेस भी कहते हैं। क्लियर हो गया कि क्या है आपका पेप्टाइजेशन। तो ये जो है 2 मार्क्स में यहाँ पे पूछ लिया जाता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है एक्सप्लेन सुल्जे-हार्डे रूल। तो कई बार 2 मार्क्स में आता है कि हार्डे-सुल्जे रूल क्या होता है, इसको आपने सिंपली यहाँ पे बताना है ये क्या होता है एग्जाम्पल के साथ में। तो ये जो है 2 मार्क्स में आएगा, तो देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए सिंपली वही लिखा हुआ है सुल्जे-हार्डे रूल, और यहाँ पे लिखा है कि आल्सो नोन एज रूल ऑफ कोगुलेशन। इसको हम कोगुलेशन का रूल भी बोलते हैं। कोगुलेशन का मतलब होता है जम जाना, जैसे कि हमारा जो ब्लड है ब्लीडिंग के बाद वो भी जम जाता है, तो यहाँ पे हम जमने की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो आपका जो कोलोइडल सॉल्यूशन है अगर उसको आपने जमाना हो, कहने का मतलब अगर उसका आपने प्रेसिपिटेशन बनाना हो तो वो कैसे बनेगा उसका रूल है। तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर इज द बैलेंसी ऑफ द फ्लक्चुएटिंग आयन एडेड, द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज कोगुलेशन। मतलब कि जितना ज़्यादा हम यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वैलेंसी वाला कोई भी आयन ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा कोगुलेशन होगा। सिंपल समझो कि कोई भी आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। सपोज ये आपका जो यहाँ पे हमने दिखा रखा है ये नेगेटिवली चार्ज वाला दिखा रखा है। अब यहाँ पे जो कि नेगेटिवली चार्ज अगर आपने इसको नीचे बैठाना है, इसको प्रेसिपिटेट करना है, तो सिंपली क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन यहाँ पे ऐड कर दो, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम है, सोडियम वगैरह है, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ है, मतलब कि जो है 3 आयन को, ये 3 नेगेटिव आयन जो है इनको ये इजीली डिफ्यूज करके इनको नीचे बैठा देगा, सेटल कर देगा। ऐसा ही ये जो Va2+ है ये जो है ये 2 आयन्स को कर देगा, Na+ जो है सिंगल एक को करेगा। तो अगर हम यहाँ पे यही यानी कि ये आपके फ्लक्चुएटिंग आयन यहाँ पे डालते हैं या तो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो यहाँ पे ये जो है ना कोगुलेशन करते हैं। अब इसका रूल क्या कहता है कि ग्रेटर इज द बैलेंसी ऑफ फ्लक्चुएटिंग आयन, की जो आपका फ्लक्चुएटिंग आयन जैसे कि यहाँ पे ये है एल्यूमिनियम, तो इसकी 3 बैलेंसी है, इस पे 3 आयन इस पे चार्ज है, तो ये उतना ही ज़्यादा मतलब कि कोगुलेशन करेगा। ग्रेटर इज द बैलेंसी, जितनी ज़्यादा बैलेंसी होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे ग्रेटर कोगुलेशन होगा। सिंपल इसका ये रूल कहता है।
ठीक है। कहने का मतलब कि चार्ज ऑन कैटायन ऑन एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कोगुलेशन होगा, या बोल तो उतना ही ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा। तो इसको ना कोगुलेशन का रोल भी बोलते हैं, या बोल तो फारडे-सुल्ज़र रोल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो आपकी यूनिट फर्स्ट है यहाँ पे कंप्लीट होती है। छोटी सी यूनिट्स थी, यहाँ पे क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं यूनिट सेकंड जो कि आपकी स्टार्ट होगी, वो है रियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी यूनिट होने वाली है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है हमारे यूनिट सेकंड में, वो है डिफाइन द टर्म रियोलॉजी। हमारी जो यूनिट है ना उसी का नेम है रियोलॉजी। तो आखिर ये होती क्या है रियोलॉजी, पहले वही आपने समझना है, आपको ये आइडिया हो जाए कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं रियो प्लस लॉजी। हमने इस वर्ड को ब्रेक कर दिया। रियो का मतलब होता है फ्लो, यानी कि मतलब कि बहना, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी कि उसकी स्टडी करना। तो रियोलॉजी क्या हुआ, यानी कि स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। जो आपके फ्लूइड्स होते हैं उनके फ्लो की स्टडी करना आपका रियोलॉजी कहा जाएगा। इसमें एक और पॉइंट आपने ऐड करना हो कि जो आपके जो सॉलिड्स जो होते हैं उनके डिफॉर्मेशन की भी स्टडी करना। देखिए जो आपके सॉलिड्स हैं, एग्जांपल सपोज मेरे पास ये है, तो ये जो सॉलिड है ये इजीली मूव तो नहीं करते, मतलब कि फ्लो तो नहीं करते, लेकिन हाँ अगर हम इन पे प्रेशर लगाते हैं, बाहर से कोई शियर स्ट्रेस लगाते हैं, तो ये इनमें डिफॉर्मेशन जरूर होता है, उनकी पोजिशन जरूर चेंज होती है, या उनका शेप जरूर चेंज होता है। तो वो कहा जाता है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। तो जो आपके फ्लूइड्स होते हैं यानी कि लिक्विड एंड गैस, वो तो फ्लो तो कर ही लेते हैं, तो उनकी स्टडी करना और सॉलिड के डिफॉर्मेशन की स्टडी करना वो आपका रियोलॉजी कहा जाएगा। क्लियर हो गया। तो लिखा है कि रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड अंडर स्ट्रेस। तो यहाँ पे सिंपल देखोगे जो आपकी यूनिट सेकंड है इसमें हम यही देखने वाले हैं कि आपको जो फ्लूइड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो कितने तरीके से फ्लो करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनमें कंपेरिजन हम देखेंगे। यही सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया क्लियर। और ये जो वर्ड है ना सबसे पहले रियोलॉजी वो दिया था यूजेन विंगम ने 1910 में। तो ये इसका एक टाइप से इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन बनता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट आर द न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड डिफरेंशिएट देम। देखिए हमारे मतलब कि जो भी हमारा नेचर है उसमें टोटल जो भी फ्लूइड्स है ना उनको ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है न्यूटोनियन फ्लूइड, एक है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये होते क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है ये आपने समझना है। तो ये जो वर्ड है न्यूटोनियन, ये आया है न्यूटन से। न्यूटन्स जो हमारे साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एक लॉ दिया था कि जो भी फ्लूइड उनके लॉ को फॉलो करते हैं वो तो न्यूटोनियन फ्लूइड कहे गए, जो उनके लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहे गए। तो इन दोनों को समझने से पहले आपने उसी नियम को समझना होगा कि आखिर ये क्या है न्यूटोनियन लॉ, या बोलते न्यूटन्स का लॉ। तो यहाँ पे सिंपली आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वही लिख रखा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो, या बोलते न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो पहले हम लाइन को पढ़ते हैं, फिर बहुत ही सिंपल है, इतना टफ नहीं है ये समझने के लिए। तो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, या बोलते चेंज। कि कोई भी आपका फ्लूइड हुआ, कोई भी आपका सॉलिड हुआ, आप उस पर जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे उसमें डिफॉर्मेशन या तो चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल है ये। देखिए ये आपको कोई सॉलिड है, मैंने इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो ये थोड़ा सा बदला, मैंने तेज लगाया और तेज बदला, अब मैंने थोड़ा और लगाया तो और ज़्यादा इसमें डिफॉर्मेशन हो। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हम यहाँ पे स्ट्रेस लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, वो उतनी ही तेज़ी से डिफॉर्मेशन उसमें हो रहा है। दूसरा एग्जांपल आप समझो कि आपके पास एक गिलास पानी है। सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास गिलास है नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल बना के दिखा देता हूँ कि ये आपका एक गिलास पानी है, इसमें पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। आप इसमें ऐसे उंगली मारो, ये थोड़ा सा हिलेगा, आप इसमें जोर से धक्का मारोगे ये और तेज बहेगा, और तेजी से फेंकोगे तो और तेजी से बहेगा। कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा शियर स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन या चेंज, मतलब कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। आप कहोगे कि मोस्टली तो हर एक लिक्विड में ऐसा ही होता है कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ही तेज़ी से बहेगा, लेकिन सब लिक्विड इसको फॉलो नहीं करते हैं। जो फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे, जो नहीं फॉलो करते हैं वो आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहे जाएंगे। सिंपल यहाँ पे मैंने समझा रखा है कि सपोज करो कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सॉलिड मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे आपने प्रेशर लगाया यानी कि स्ट्रेस यहाँ पे लगाया, और जैसे यहाँ पे प्रेशर लगेगा उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसमें डिफॉर्मेशन होगा। जैसे ही डिफॉर्मेशन होगा वो डिपेंड कर रहा है कि आप प्रेशर कितना लगा रहे हैं। आप कम प्रेशर लगा रहे हैं तो वो थोड़ा सा आगे को बढ़ेगा, अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो वो तेज़ी से आगे को बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर को मैंने कैपिटल एफ से डिनोट किया है, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे तो पी से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, यहाँ पे कैपिटल एफ मैंने लिखा है। तो प्रेशर यानी कि शियर स्ट्रेस इज एफ, जो कि डिफॉर्मेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिफॉर्मेशन को ही हम शियर भी बोलते हैं। शियर का सिंपल मतलब है चेंज होना, मतलब बदलाव होना, या बोल तो
कोई भी फ्लूइड है वो अगर बह रहा है तो उसमें वहाँ पे सीयर हो रहा है, बोलते वहाँ पे बदलाव हो रहा है, तो उसको हम जी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो एफ यानी कि जो आपका प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है आपने देखिए फिजिक्स में पढ़ा होगा, यानी कि फोर्स पर एरिया, मतलब कि जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं जो भी दिए गए एरिया पे, वो जो है आपका वो प्रेशर कहा जाता है, दबाव कहा जाता है। तो यहाँ पे एफ को हम स्मॉल एफ अपॉन ए लिख सकते हैं। ऐसे ही जो जी जो है यानी कि डिफॉर्मेशन जो हो रहा है, मतलब कि सीयरिंग यहाँ पे जो हो रही है वो होता है डी बी अपॉन डी आर, यानी कि डी कहने का मतलब है चेंज एंड वी बोले तो वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन रेडियस। मतलब कि यहाँ पे हम वेलोसिटी में भी तो चेंज हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, जो भी फ्लूइड है जो भी सॉलिड है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और उसकी रेडियस भी वहाँ पे चेंज हो रही है, तो उसको हम टोटली यहाँ पे हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि स्मॉल एफ अपॉन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बी अपॉन डी आर। और यहाँ पे अगर हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे ईटा एक हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, तो स्मॉल एफ अपॉन ए इक्वल्स टू ईटा इंटू डी बी अपॉन डी आर, जहाँ पे ईटा जो है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मैंने पहले ही आपको बोला था, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस होता है फ्लूइड के बहने में वो आपका विस्कोसिटी कहा जाता है। डी बी जो है वो चेंज इन वेलोसिटी, डी आर चेंज इन रेडियस, स्मॉल एफ यानी कि ये है आपका फोर्स एंड ए जो है एरिया। क्लियर हो गया। आप जो है ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन जी भी लिख सकते हैं। ईटा इक्वल्स टू होता है मतलब कि प्रेशर, टोटल प्रेशर अपॉन डिफॉर्मेशन। तो ये जो है इस तरीके से आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है वो है कि इफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज हाई सो रिक्वायर्ड शियरिंग स्ट्रेस विल ऑल्सो हाई। कि सपोज करो कि आपको जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा विस्कस है, तो उस पर ना आपने उतना ही ज़्यादा शियर स्ट्रेस लगाना होगा। सिंपल सा बात है ये तो यहाँ पे मतलब जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी और उतना ही ज़्यादा शियरिंग स्ट्रेस यहाँ पे आपने लगाना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूटन्स का लॉ कि भाई जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, मतलब फिर भी इनका लॉ है ये। तो अब हम समझते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, यानी कि ऐसे फ्लूइड जो इस लॉ को फॉलो करते हैं वो आपके न्यूटोनियन फ्लूइड कहे जाएंगे। मतलब कि अगर हम इन फ्लूइड पे यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड पे अगर हम प्रेशर या बोलते फोर्स अगर लगाते हैं तो उनमें डिफॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये आपके फ्लूइड हो गए न्यूटोनियन फ्लूइड। एग्जांपल नॉर्मल हमारा जो वाटर होता है, अल्कोहल होती है, मिनरल ऑयल्स होते हैं, ग्लिसरॉल होता है, ये ऐसे ही फ्लूइड होते हैं जो कि इस लॉ को फॉलो करते हैं। और इनकी जो विस्कोसिटी है ना, आपने इस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। ये लाइन जो है कि न्यूटोनियन फ्लूइड की जो विस्कोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कि आप चाहे उस पर फोर्स कम लगाओ या ज़्यादा लगाओ या बिल्कुल मत लगाओ, उसकी विस्कोसिटी वही रहेगी जो स्टार्टिंग में थी, बिल्कुल नहीं बदलेगी। ये पॉइंट आपने जरूर से ध्यान रखना है। अब यही जो न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, उसका आपने यहाँ पे डायग्राम चार्ट से समझाना होगा और ग्राफ से समझाना होगा। ये ज़्यादा टफ सा लगने लगता है, लेकिन देखिए सिंपल है कि यहाँ पे ऊपर हम शियरिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मतलब कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं, दबाव जो लगा रहे हैं वो, एंड यहाँ पे हम दिखा रहे हैं चेंज, मतलब कि उसके फ्लो में या तो उसके शेप में कितना चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन या तो रेट ऑफ शियर। तो यहाँ पे आप सिंपली देखोगे कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके हम बोल रहे हैं कि शियरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। और ये जो फ्लूइड है उसको फॉलो भी कर रहे हैं, मतलब कि अब जितना ज़्यादा यहाँ पे देखिए शियरिंग स्ट्रेस लगाओगे, सपोज आपने शियरिंग स्ट्रेस इतना लगाया तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन इतना हो गया। अगर आपने इतना यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेस लगाया तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन इतना हो गया, इतना लगाया तो यहाँ पे इतना हो गया। मतलब कि यहाँ पे आपको लीनियर एक सीधी रेखा मिलती है, मतलब कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप होती है शेयरिंग स्ट्रेस में और डिफॉर्मेशन में वो एकदम लीनियर होती है। कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा शेयरिंग स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन, मतलब ये अच्छे से न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। अब सेकंड हम बात करते हैं, दूसरे से आपको कंपैरिजन भी हो जाएगा, वो है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन कहने का मतलब है कि जो है ना इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं या इसके अगेंस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ वी इंक्रीज शियर स्ट्रेस सो डिफॉर्मेशन कांट इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेस। कि ये जो हमारे फ्लूइड है ऐसे होते हैं कि हमने देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जितना ज़्यादा शियरिंग स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन। लेकिन इन फ्लूइड के अंदर ना हम शियरिंग स्ट्रेस लगाते हैं तो कई बार डिफॉर्मेशन तेजी से हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है। मतलब कि प्रॉपर तरीके से विद रेस्पेक्ट टू शियरिंग स्ट्रेस इनमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो यही फ्लूइड हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज होती रहती है। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे कि कुछ जो हमारे लिक्विड होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर, कि अगर हम उस पर स्ट्रेस लगाते हैं तो पहले जो गाढ़े होते हैं वो बाद में पतले हो जाते हैं, मतलब कि उनकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है। लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको बताया था रोक करके कि इसको पॉइंट को आपने ध्यान रखना है कि न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट ही रहती है। लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी लगातार चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द शियरिंग स्ट्रेस।
क्लियर हो गया। एग्जाम्पल इसके इमल्सन है, जेल है, सस्पेंशन है, गम है, टूथपेस्ट है, पेंट है, केचप है, ये ऐसे ही होते हैं। सिंपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। इसकी केचप की बात करते हैं, जो कि सॉस जो हमारी होती है रेड कलर में जो आती है। आप देखोगे कि शुरू में जब आप उसको आप निकालते हैं बहुत गाढ़ी सी होती है, आप प्रेशर लगाएंगे ना कुछ टाइम तक वो निकलती नहीं है। जैसे ही आप उस पर प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो एकदम फट दे से निकल जाएगी और वो बहुत तेज़ी से निकलती है। तो वहाँ पे ना वो मतलब कि जितना आप शेयरिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब शुरू में आपने शेयरिंग स्ट्रेस लगाया, सपोज करो कि मेरे सामने ये है, जिसके मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया, मैं यहाँ पे प्रेशर लगा रहा हूँ, अब ये निकला नहीं, अब जैसे कि मैं लगाऊंगा बहुत तेज़ी से निकलने लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ना ये एग्जाम्पल आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के होते हैं, मतलब कि वो शेयरिंग स्ट्रेस को फॉलो नहीं करते हैं, वो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे ना ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसकी एक मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, पहले आप चार्ट को समझो कि यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस वही एफ है, मतलब कि प्रेशर है, यहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन है। तो ये जो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो 3 टाइप्स के होते हैं और इनको हमने डिटेल में अगली क्वेश्चंस में भी देखना होगा। एक है आपके प्लास्टिक फ्लो या बोल तो प्लास्टिक फ्लूइड, दूसरा है डायलेटेंट फ्लो या बोल तो डायलेटेंट फ्लूइड, तीसरा आपका सीडो प्लास्टिक फ्लो या बोल तो सीडो प्लास्टिक फ्लूइड। तो यहाँ पे देखिए पहले ना आप ऐसे समझो, पहले आप समझो प्लास्टिक फ्लो को। प्लास्टिक फ्लो का आप यहाँ पे डायग्राम वो देखोगे, यहाँ पे जो आपका ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से है, मतलब कि वो शुरू से स्टार्ट नहीं होता, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि वो बीच से जाके स्टार्ट होता है। कहने का मतलब है कि इतना जो प्रेशर है यहाँ से यहाँ तक आप प्रेशर जो लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उन फ्लूइड पे उनका बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। और जैसे ही एक लिमिट को वो क्रॉस करते हैं वो एक संग उनमें चेंज होने लग जाता है। सिंपल मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये आपकी पेन है, ठीक है, ये पेन है, जैसे मैं इसको मोड़ रहा हूँ, मैं इस पर देखिए अभी मैंने प्रेशर लगाया, लेकिन ये अभी बहुत कम मुड़ रही है। जैसे मैं और तेजी से प्रेशर लगाऊंगा एकदम मुड़ जाएगी, बल्कि टूट भी जाएगी। मतलब कि इसकी एक लिमिट थी कि कुछ लिमिट तक तो ये प्रेशर को झेल जाएगी, लेकिन उसके बाद ये प्रेशर को नहीं झेल सकती, शेयरिंग स्ट्रेस को नहीं झेल सकती, उसमें तुरंत से डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे फ्लूइड हमारे प्लास्टिक फ्लूइड या तो प्लास्टिक फ्लो कहे जाते हैं। सिंपली प्लास्टिक से आप समझ सकते हैं कि कुछ हद तक ये फोर्स को सहन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका देखिए वो है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। स्यूडो कहने का मतलब है, स्यूडो का मतलब होता है नकली या आभासी, मतलब कि वो प्लास्टिक के जैसे दिखते तो हैं पर वो एक्चुअली में प्लास्टिक नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। कि इसमें क्या होता है कि ये जो आपके फ्लूइड होते हैं ना, ये शुरू में बहुत ज़्यादा विस्कस होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, और जैसे जैसे शेयरिंग स्ट्रेस हम बढ़ाते जाते हैं इनकी विस्कोसिटी कम होती जाती है। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भर दिया, यहाँ पे कोई भी लिक्विड जो बहुत ही गाढ़ा है और इसमें बाहर से हम इसमें इस तरीके से चला रहे हैं, जैसे हम स्ट्रेस लगाते जाएंगे वो उतना ही पतला होता जाएगा। तो ऐसे जो हमारे फ्लो होंगे, ऐसे जो फ्लूइड होंगे हमारे स्यूडो प्लास्टिक फ्लो होंगे, मतलब कि उनकी विस्कोसिटी वो कम होती जाती है शेयरिंग स्ट्रेस के बढ़ाते समय। एंड दूसरे जस्ट अपोजिट वो है डायलेटेंट फ्लो। ये जो हमारे फ्लूइड होते हैं इनकी जो विस्कोसिटी है पहले तो कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हैं, जैसे जैसे उस पर हम प्रेशर लगाते हैं, उनकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इनको ना अभी आप शॉर्ट में इतना ही समझो, हम डिटेल में देखेंगे, पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर है। तो यहाँ पे सिंपली आपने बता देना है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड 3 टाइप्स के होते हैं, प्लास्टिक फ्लूइड एंड स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड एंड डायलेटेंट फ्लूइड। और ये जो हमारे सारे जो फ्लूइड होते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप शुरू करते हैं, मतलब कि यहाँ पे आप ग्राफ देखोगे ये टेढ़े मेढ़े ग्राफ यहाँ पर रेखा आपको नजर आएंगे, कोई भी लीनियर नहीं है। लेकिन न्यूटोनियन जो फ्लूइड होते थे उसमें आपको लीनियर यहाँ पे नजर आया था सारा कुछ, और इनकी विस्कोसिटी ये चेंज नहीं होती है, लेकिन इनकी विस्कोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। ये जो है न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करते हैं और ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे कि इमल्सन जेल्स वगैरह हैं, और इसके एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल और मिनरल ऑयल वगैरह हैं। तो इस तरीके से इनमें आपने यहाँ पे कंपैरिजन करके इनका डिफरेंस यहाँ पे लिख देना है। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन कवर होता है कि क्या है न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा बनता है वो है व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आपने विस्कोसिटी को तो पढ़ लिया कि कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फ्लूइड को बहने नहीं देती है वो आपकी विस्कोसिटी कही जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस इन द फ्लो। विस्कोसिटी भी ना 2 टाइप्स की होती हैं कि आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी और एक होती है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो देखिए यहाँ पे पहले हम इसको सिंपल समझ लेते हैं, पढ़ के बता देता हूँ कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। कि जो आपकी नॉर्मल विस्कोसिटी जो होती है ना, जो हमने ईटा से रिप्रेजेंट की थी, अगर वो और डेंसिटी की अगर हम रेशियो की बात करें तो वो जो है टोटल आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहा जाएगा। तो सिंपली आपने यही ध्यान रखना है कि आपकी जो नॉर्मल विस्कोसिटी होती है जिसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं वो,
और डेंसिटी के रेशियो को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। अब थोड़ा ना हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, तो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है कुछ चीज़ें कि डायनेमिक विस्कोसिटी इंडिकेट द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो मिसहैपन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। सपोज करो कि कोई भी आपका फ्लूइड है, यहाँ पे सपोज ये आपका कोई फ्लूइड है और ये थोड़ा गाढ़ा है, ठीक है, और इस पर हम कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उसको बहाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं और उसके बावजूद भी वहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसके फ्लो में, तो वो जो वेलोसिटी वो जो विस्कोसिटी है वो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी कही जाती है। मतलब कि डायनेमिक विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल फोर्स, कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उसके बावजूद भी फ्लो में रेजिस्टेंस है, तो वो विस्कोसिटी आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी है, ठीक है। सेकंड जो भी हम बात कर रहे हैं वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो इंडिकेट करती है फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ड्यू टू डेंसिटी या ग्रेविटी। कि अब जो फ्लूइड है, अब इस पर ना बाहर से कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस या एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे, आप उसको बहाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसको नॉर्मली छोड़ दे रहे हैं, और उसके बावजूद अगर वो बह रहा है या नहीं बह रहा है, या तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो नहीं बह पा रहा है, या तो उसकी ग्रेविटी या डेंसिटी की वजह से नहीं बह रहा है, तो वो जो विस्कोसिटी है ना, वो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कही जाएगी। थोड़ा प्रैक्टिकली आपने ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो एक्सटर्नल प्रेशर से एक्सटर्नल स्ट्रेस से रिलेटेड है, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है उसकी डेंसिटी से रिलेटेड होती है, कि वो कितना ज़्यादा डेंस है, कितना ज़्यादा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे सिंपली काइनेमेटिक विस्कोसिटी में आपने नॉर्मल विस्कोसिटी और उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देना है, वही आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कही जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यही है जो अभी हम समझ रहे थे कि डिफाइन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ रियोग्राम। ये रियोग्राम क्या होता है? ये जो आप बनाती है ना, ये इस तरीके से ग्राफ, इसी को हम रियोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने वही बताना है कि जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, और उनके ना रियोग्राम भी आपने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो पूरा ना 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो अभी हमने समझा था कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा हम उन पर स्ट्रेस लगाएंगे उनमें उतना डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहे जाएंगे। तो सिंपल डेफिनेशन ये तो आपने पढ़ी ली होगी, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं टाइप्स। जैसे कि मैंने पहले ही वहाँ पे आपको बताया था कि 3 टाइप्स के होते हैं, प्लास्टिक फ्लो या बोलते प्लास्टिक फ्लूइड, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड एंड डाइलेटेंट फ्लूइड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक फ्लूइड के बारे में। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है ना प्लास्टिक, यानी कि ये जो हमारे फ्लूइड है ये कुछ प्लास्टिक के जैसे होंगे। जैसे कि मैं भी आपको क्लियर करूँगा कि पहले ना हम इनको पढ़ते हैं जो हाईलाइटेड है कि दोज फ्लूइड इन विच व्हेन वी अप्लाई शियर फोर्स सो इनिशियली दे डोंट फ्लो। मतलब कि जब भी हम उन पर फोर्स लगाते हैं, शियर स्ट्रेस लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में वो फ्लो नहीं करते हैं, बट व्हेन शियर स्ट्रेस रीच्ड मोर देन यील्ड वैल्यू सो दे स्टार्ट फ्लो। और अगर उनकी जो यील्ड वैल्यू है, मतलब एक लिमिट है, अगर वो उसको क्रॉस कर जाता है कोई भी प्रेशर या फोर्स, तो वो बहने लग जाते हैं। तो ऐसे ही फ्लूइड आपके प्लास्टिक फ्लूइड कहे जाएंगे। सपोज करो कि यहाँ पे फ्लूइड को नहीं, मैं यहाँ पे कुछ सॉलिड को दिखा रहा हूँ, ये आपका प्लास्टिक का ही है। नॉर्मली हमें इस पर प्रेशर लगाना, जिसके मैं इसको दबा रहा हूँ, मतलब कि प्रेशर तो लग रहा है, मतलब कि डिफॉर्मेशन तो होना चाहिए। यही तो कहता है न्यूटन्स का लॉ कि जितना भी आप प्रेशर लगेंगे उतना डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन हर एक में नहीं होता। जिसका हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं तो इसकी एक लिमिट है। अगर मैं और भी तेज लगाऊंगा ना तो एक लिमिट आएगी कि ये टूट जाएगा, मतलब कि डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो लिमिट है कि मतलब कि कुछ लिमिट तक इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तो वो इसकी यील्ड वैल्यू होगी, और यील्ड वैल्यू या बोलते यील्ड वैल्यू के बाद में ये जो है इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे फ्लूइड आपके प्लास्टिक फ्लूइड कहे जाएंगे। एग्जाम्पल इसके टूथपेस्ट है, मायोनीज जो होती है, मतलब कि जो मोमोज के साथ में जो सफ़ेद क्रीम होती है, वो शेविंग क्रीम होती है, उसके एग्जाम्पल है। टूथपेस्ट को आप ऐसे समझो कि स्टार्टिंग में आप टूथपेस्ट को दबाते हैं, आप जस्ट प्रैक्टिकली करना, आप दबाते हैं तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा नहीं निकलेगा। जितना प्रेशर लगा रहे हैं ना, मतलब कि अगर कुछ भी प्रेशर आप लगा रहे हैं तो उसके बदले में वो बिल्कुल थोड़ा नहीं निकलेगा। जैसे आप थोड़ा और दबाएंगे ना तो वो एक साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप समझो, आप ग्राफ से समझो, यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेस है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन है, मतलब कि चेंज है। यहाँ पे आप देखोगे कि इतना प्रेशर आपने लगाया तो कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, इतना प्रेशर आपने लगाया कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। जब आप इतना यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं और ये यील्ड वैल्यू तक यहाँ पे पहुँचता है तो ये फटाफट से फ्लो करने लग जाता है, उसमें डिफॉर्मेशन होने लग जाता है। मतलब कि इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, मतलब कि इतने प्रेशर को ये अंदर सहन कर लेता है, मतलब कि उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और एक लिमिट आती है कि उसके बाद में वो बहने लग जाता है या तो डिफॉर्मेशन उसमें होने लग जाता है।
तो ऐसे फ्लूइड या ऐसे फ्लो हमारे प्लास्टिक फ्लूइड या प्लास्टिक फ्लो कहे जाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सिंपली दोबारा से आप देख लेना, यहाँ पे सारी चीज़ हाईलाइटेड है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी टूथपेस्ट, मायोनीज वगैरह। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे फ्लूइड है उनके जो फ्लो है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो उसकी एक इक्वेशन है कि U इक्वल्स टू होता है कैपिटल F माइनस स्मॉल f अपॉन G। यहाँ पे जो यील्ड वैल्यू है ना, एक्चुअली में ये क्या है कि लिमिट है कि इसके बाद से अच्छे से डिफॉर्मेशन होगा और वो न्यूटन्स के लॉ को भी फॉलो करेगा। मतलब कि यहाँ के बाद आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे ना उतना ही ज़्यादा उसमें डिफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखो U जो है ये विस्कोसिटी है प्लास्टिक फ्लूइड की, यहाँ पे हमने U से इसको रिप्रेजेंट किया है। F जो है वो शियरिंग स्ट्रेस है जो हम फोर्स लगा रहे हैं, स्मॉल f जो है वो यील्ड वैल्यू है, एंड G जो है वो डिफॉर्मेशन है। क्लियर हो गया। और ये जो हमारे प्लास्टिक फ्लूइड जो होते हैं ना, इनको सबसे पहले विंगम नाम की साइंटिस्ट ने मतलब कि ऑब्जर्व किया था, देखा था। तो उन्हीं के नेम पे इनको हम विंगम बॉडीज भी बोलते हैं। और इनकी जो विस्कोसिटी है वो लगातार कम होती जाती है जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाते जाते हैं। मतलब कि जितना ज़्यादा हम शियरिंग स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ही इनकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। और इसके बाद देखिए सेकंड अगर हम बात करें, देखिए वो आता है आपका स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। यहाँ पे हम वर्ड को ब्रेक करते हैं, जैसे कि मैंने मतलब तो आपको पहले बता ही दिया था कि यहाँ पे स्यूडो का मतलब जो होता है वो होता है रिजेंबल होना, मतलब कि प्रतीत होना। मतलब कि वो प्लास्टिक फ्लूइड नहीं है लेकिन उनके जैसे वो रिजेंबल होते हैं, प्रतीत होते हैं, मतलब कि आभास है हमको केवल। तो ऐसे फ्लूइड को हम स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं। तो लिखा है कि स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड आर रिजेंबल लाइक प्लास्टिक फ्लूइड बट वे डज नॉट एग्जिबिट यील्ड वैल्यू। वो यील्ड वैल्यू शो नहीं करते हैं, मतलब कि वो एक लिमिट शो नहीं करते हैं कि उसके बाद ही उनमें फ्लो होगा, बल्कि वो ओरिजिन से ही फ्लो होने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है, जो अगर हम ग्राफ की बात करें तो वो जो है ओरिजिन से तो स्टार्ट होता है लेकिन लीनियर नहीं होता। जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी, वो और तेज़ी से कई बार बहने लग जाएंगे। मतलब कि एक लीनियर रेखा आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे लिखना है कि द विस्कोसिटी ऑफ दीज फ्लूइड डिक्रीज्ड एज शियर स्ट्रेस इंक्रीज्ड एंड नॉन लीनियर ग्राफ फाउंड। एग्जाम्पल इसकी केचप है, पॉलीमर है सच एज HPMC यानी कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एंड CMC यानी कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। अगर आप इनको वाटर में डाल देते हैं तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा, फ्लूइड जो बनेगा, वो स्यूडो प्लास्टिक होगा। कहने का मतलब है कि आप अगर उसको आप घोलोगे तो शुरू में तो आपको विस्कस लगेगा, लेकिन आप जैसे उस पर प्रेशर और ज़्यादा मतलब घोलते रहोगे बहुत ही पतला हो जाएगा। उनकी विस्कोसिटी लगातार कम होती रहेगी। और ये जो है इस तरीके से ग्राफ आपको नजर आएगा। यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस है, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे सीधी रेखा नहीं मिलती है, यहाँ पे कुछ टेढ़ी इस तरीके से मिलती है और ये इस तरीके से लगातार इनमें डिफॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन यहाँ पे इनकी विस्कोसिटी ना प्रेशर के बढ़ाते बढ़ाते कम होती रहती है, आपने ज़रूर से ध्यान रखना है। बात करते हैं कि ये जो हमारे फ्लूइड जो होते हैं, इनके अगर हमने फ्लो को समझना है तो इस इक्वेशन को आपने ध्यान रखना है कि Fn इक्वल्स टू ईटा इंटू जी। F जो है वो शेयरिंग स्ट्रेस है, N जो है एक एक्सपोनेंट है जो कि इंडिकेट करता है नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर को, और ईटा जो है विस्कोसिटी है फ्लूइड की, G जो है डिफॉर्मेशन या तो शेयरिंग रेट है। क्लियर हो गया। जो आपके स्यूडो प्लास्टिक जो फ्लूइड होते हैं इनको हम शियर थिनिंग सिस्टम भी बोलते हैं। शियर थिनिंग कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप इस पर शियर लगाएंगे वो उतने ही ज़्यादा पतले होते जाते हैं, थिन होते जाते हैं, मतलब कि उनकी विस्कोसिटी लगातार कम होती जाती है। क्लियर हो गया। अब थर्ड में हमारा तीसरा वो है डायलेटेंट फ्लूइड। डायलेटेंट का मतलब होता है टेंडेंसी टू डायलेट, मतलब फैलने की एक टेंडेंसी। यहाँ पे जो हमारे फ्लूइड्स जो होते हैं इनके ऊपर आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे उनकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा फैलेगी। आप समझो कि दोज फ्लूइड ऑन विच व्हेन अप्लाई शेयरिंग स्ट्रेस सडनली पार्टिकल बंच अप टुगेदर एंड विस्कोसिटी इंक्रीज आर कॉल्ड डायलेटेंट फ्लूइड। कि ऐसे फ्लूइड जब उनको प्रेशर लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो उनकी विस्कोसिटी जैसे कि वो पहले पतले होते हैं फिर लगातार वो गाढ़े होते जाते हैं, तो ऐसे हमारे फ्लूइड डायलेटेंट फ्लूइड कहे जाएंगे। एग्जाम्पल आप समझो इसकी कॉर्न फ्लोर विद वाटर। जो मक्के का आटा जो होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा कि मक्के के आटे में अगर आप पानी डालते हैं शुरू में वो पतला सा आपको लगेगा, लेकिन जैसे आप उसको थोड़ा सा चलाओगे, थोड़ा सा गूंथोगे ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, मतलब कि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा ही कोई भी सैंड है वाटर में, मतलब मट्टी वगैरह, सैंड वगैरह, जैसे कि दलदल लाइक उस टाइप का इसका ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ हमारे सस्पेंशन जिसमें 50% डीफ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल होते हैं। मतलब कि डीफ्लोक्यूलेटेड कहने का मतलब है कि 50% जो पार्टिकल्स उसमें बिखरे रहेंगे, तो ऐसे जो हमारे सस्पेंशन हैं वो भी हमारे डायलेटेंट होते हैं। तो इनमें देखिए लगातार विस्कोसिटी बढ़ती है, लेकिन स्यूडो प्लास्टिक में लगातार विस्कोसिटी हमारी घटती है। ये हमारे जो शियर थिनिंग कहे जाते थे स्यूडो प्लास्टिक, तो ये जस्ट अपोजिट यानी कि शियर थिकनिंग सिस्टम कहे जाएंगे। तो अभी हम इनको देखेंगे, इनका ग्राफ इस तरीके का बनेगा
कि यहाँ पे लगातार जो है शियरिंग स्ट्रेस लगाने से इनमें डिफॉर्मेशन होता जाता है, लेकिन लीनियर एक सीधी रेखा नहीं मिलती है। ठीक है, लिखा है कि दीज फ्लूइड्स आर अपोजिट टू सीडोप्लास्टिक फ्लूइड, ये जस्ट उनके अपोजिट होते हैं सीडोप्लास्टिक फ्लूइड के, और इनको हम शियर थिकनिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि शियर लगाने पे वो उतने ही ज़्यादा थिक होते जाते हैं, उतने ही ज़्यादा वो विस्कस होते जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये जो तीनों के हमने रियोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, बोले तो ये आपने ग्राफ बनाया है, उनको अच्छी तरीके से समझा है, यही आपको क्वेश्चन यहाँ पे कवर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, देखिए वो है राइट एंड नोट ऑन थिक्सोट्रॉपी एंड इट्स रोल इन फॉर्मुलेशन। थिक्सोट्रॉपी होती क्या है, उसका रोल क्या है। देखिए हम वर्ड से समझते हैं, थिक्सो प्लस ट्रॉफी। थिक्सो का मतलब होता है सेक करना, मतलब कि हिलाना, सेक मतलब कि कोई किसी को विग्रस तरीके से हिलाना, एंड ट्रॉपी कहने का मतलब है टू टर्न, यानी कि चेंज होना। मतलब कि ये जो ना एक प्रॉपर्टी होती है सीडोप्लास्टिक फ्लूइड की, जो भी आपने देखे थे सीडोप्लास्टिक फ्लूइड, उनमें देखिए आपने यहाँ पे सिंपल लिखा था कि उनकी जो विस्कोसिटी है वो लगातार कम होती जाती है जितना ज़्यादा हम उसमें स्ट्रेस लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि थिक्सोट्रॉपी इज ए प्रॉपर्टी विच शोज बाय नॉन न्यूटोनियन सीडोप्लास्टिक फ्लूइड। अब यहाँ पे जो हाईलाइट है ना, ये आपको रेड या पिंक कलर में जो आपको नजर आएगा, तो यहाँ पे देखो कि व्हेन फ्लूइड stirred या shaken so they become less viscous and if shear stress removed so they back to prior state। मतलब कि जो हमारा फ्लूइड है, सपोज करो कि ये हमारा फ्लूइड आप देखोगे बहुत ज़्यादा विस्कस है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है स्टार्टिंग में। अब आपने इसको हिलाया, इस तरीके से चलाया, और जैसे अपने इस पर शेयरिंग स्ट्रेस लगाया तो ये जो है ना बहुत पतला हो जाएगा, यानी कि इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप शेयरिंग स्ट्रेस को हटा लेते हैं, अब इसको आप नॉर्मल रख देते हैं, अब इसको फिर नहीं घुमाते हैं, नहीं चलाते हैं, तो ये वापस से पुराने स्टेज में लौटने लग जाएगा, मतलब कि दोबारा से गाढ़ा होने लग जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी प्रोसेस को, मतलब कि जो प्रॉपर्टी होती है दोबारा से अपनी पुरानी स्टेट में वापस लौटने की जो प्रॉपर्टी है, उसी को हम थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो सिंपली आपने ये ध्यान रखना है कि थिक्सोट्रॉपी एक सीडोप्लास्टिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, मतलब कि अगर हम उन पर शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो उनकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, अगर हम शियर स्ट्रेस को हटा लेंगे तो वो जो है अपनी पुरानी स्टेट में चला जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। अब यहाँ पे इसकी आप दूसरी डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं, जो लिखा है कि बुक की डेफिनेशन है कि इट इज़ डिफाइंड एज आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी ऑफ फ्लूइड हुज कंसिस्टेंसी या बोलते तो विस्कोसिटी इज लॉस्ट थ्रू शियरिंग। मतलब कि देखिए सबसे पहले है कि आइसोथर्मल, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर सेम ही होना चाहिए विस्कोसिटी से पहले भी और विस्कोसिटी बढ़ने के बाद भी। तो यहाँ पे लिखा है कंपेरेटिवली स्लो रिकवरी होती है, धीरे धीरे प्रोसेस होती है। किसकी रिकवरी होती है कि कोई भी आपका फ्लूइड जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि विस्कस हो चुका है, या जो विस्कस था उसकी जब वो विस्कोसिटी ख़त्म हो गई है तो उसकी रिकवरी की बहुत स्लो प्रोसेस है। मतलब कि आप कोई फ्लूइड बहुत ज़्यादा विस्कस था, वो अब लो विस्कस हो गया है शियरिंग स्ट्रेस की वजह से, तो उसको वापस पुराने स्टेट में जाने की ये ना बहुत स्लो प्रोसेस है, और इसी को हम थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। एंड अगर हम इसके रियोग्राम की बात करें, मतलब कि अगर हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस टाइप का यहाँ पे ग्राफ आपको नजर आएगा कि यहाँ पे शेयरिंग रेट ऑफ शेयर है, मतलब कि जी, मतलब कि डिफॉर्मेशन हमने यहाँ पे अब की बार ऊपर दिखाया है, यहाँ पे आपका शेयरिंग स्ट्रेस फोर्स यहाँ पर है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे शेयरिंग फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आपको डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन एक सीधी रेखा नहीं मिलती क्योंकि ये आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। यहाँ पे जो अप कर्व आपको नज़र आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपकी इसकी जो विस्कोसिटी है वो जितनी ज़्यादा ऊपर जा रही है वो मतलब कि कम हो जा रही है। अब ये वापस से दूसरे पाथ से आता है, मतलब कि सेम पाथ को फॉलो नहीं करता है, डाउन जो कर्व है वो अनदर पाथ से आता है और यहाँ पे एक लूप बना लेता है, जिसको हम हिस्टेरिस लूप भी बोलते हैं। तो इधर विस्कोसिटी नीचे आने पे विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, इधर जाने पे विस्कोसिटी कम होती जाती है। तो यहाँ पे सिंपली वही लिखा हुआ है कि द रियोग्राम शोज ए हिस्टेरिस लूप। यहाँ पे एक हिस्टेरिस लूप नजर आता है। जब भी आप शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हैं तो अप कर्व एक आपको ऑब्टेन होते हैं, ऊपर को कर्व जाता हुआ आपको नजर आता है, लेकिन अगर आप उसको हटा लेते हैं तो आपको एक डाउन कर्व नजर आएगा, है ना। तो ये इस तरीके से जब डाउन कर्व और अप कर्व जो ये मिलते हैं तो यहाँ पे आपको एक लूप बन जाता है, जो कि एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है, वो एक दूसरे पे फिट नहीं होते, वो एक दूसरे पाथ को फॉलो करके वापस लौटता है। तो सिंपली आपने इस तरीके से यहाँ पे दिखाना होगा। तो यह है थिक्सोट्रॉपी। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं थिक्सोट्रॉपी का रोल क्या है, बोले तो एप्लीकेशन क्या है फॉर्मुलेशन में, या बोले तो हमारी मेडिसिन में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि थिक्सोट्रॉपी इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन लिक्विड फॉर्मुलेशन, यानी कि हाई अगर थिक्सोट्रॉपी होगी तो लो सेटलिंग रेट होगा। जो हमारे लिक्विड फॉर्मुलेशन जैसे इमल्सन, सस्पेंशन और सिरप वगैरह हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। अगर देखिए कोई भी आपका सस्पेंशन है, इमल्सन है, अगर उसकी थिक्सोट्रॉपी हाई होती है
तो वो ईजिली नीचे सेटल नहीं होगा, लो सेटलिंग रेट होगा। सेकंड की थिक्सोट्रोपी प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सस्पेंशन, इमल्सन, क्रीम, ऑइंटमेंट एंड पेरेंटल इंजेक्शन। जितनी ज़्यादा थिक्सोट्रोपी होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वो ईजिली अगर नीचे सेटल ही नहीं होंगे, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है कि थिक्सोट्रोपी इन्हांस रिटेंशन टाइम एंड आल्सो इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी। ये बायो अवेलेबिलिटी और रिटेंशन टाइम को भी इंक्रीज करती है। तो आपने सिंपली यही बताना है कि थिक्सोट्रोपी क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड की, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है उनकी स्टेबिलिटी के लिए, जो आपके फॉर्मुलेशंस होते हैं वो, और बायो अवेलेबिलिटी के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है वो है डेस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी एंड राइट इन डिटेल अबाउट रोटेशनल विस्कोमीटर। यहाँ पे आप सिलेबस में देखोगे, आप आगे देखना यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि विस्कोसिटी होती क्या है, कैसे आप इसको डिटरमाइन करोगे, वो आपने बताना है। उसके कई सारे मेथड हैं और उनमें से आपने रोटेशनल विस्कोमीटर के बारे में बताना है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं विस्कोसिटी क्या है। वैसे तो आपको पता ही है, यानी कि इट इज़ द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को आप विस्कोसिटी बोलते हैं। और दूसरी जो डेफिनेशन आपने और ध्यान रखनी है वो है विस्कोमीटर, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या तो ऐसा मीटर जो विस्कोसिटी को मेजर करता है, वही आपका विस्कोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर उसको हम डिटरमाइन करें विस्कोसिटी को, तो तीन यहाँ पे मीटर होते हैं, तीन मेथड है। एक कैपिलरी विस्कोमीटर। कैपिलरी कहने का क्या मतलब है कि आपकी कैपिलरी होगी, जैसे सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम ओस्टवाल्ड मीटर भी बोलते हैं। लाइक इस टाइप से आपकी जो है ये कैपिलरी होती है। सपोज ये मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से बना के दिखा देता हूँ, लेकिन आपने डिटेल में नहीं देखना है ये अभी। यहाँ पे ये आपकी कैपिलरी होती है। अब इसके आर पार आप जो है फ्लूइड को मतलब कि फ्लो कराते हैं, जो जितना गाढ़ा होगा वो उतना ही धीरे धीरे आएगा, और उससे हम इसके विस्कोसिटी को मेजर करेंगे। दूसरा फॉलिंग स्फेयर विस्कोमीटर, कि यहाँ पे स्फेयर यानी कि गोला बनाएंगे। जो आपने देखा होगा कि एक वाटर की बूंद है, एक शहद की बूंद है, तो वो कौन सी जल्दी बहेगी? जो वाटर है वो इजीली बह जाएगा, मतलब कि उसकी विस्कोसिटी कम है। तो यहाँ पे आप गोले से यानी कि बूंद से भी आप समझ सकते हैं कि वो कितना विस्कस है, कितना विस्कस नहीं है। तीसरा जो कि आपने समझना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है रोटेशनल विस्कोमीटर, यानी कि एक ऐसा विस्कोमीटर जो कि रोटेट करके पता करता है कि विस्कोसिटी कितनी है, कम है या ज़्यादा है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, कप एंड बॉब विस्कोमीटर एंड एक कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। कप कहने का मतलब है कप टाइप, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट में कप होगा और उसमें बॉब होगा। देखिए कप में आपको बताऊं तो कप कुछ इस टाइप से, मतलब एक बर्तन समझ सकते हैं। बॉब कहने का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो इसमें घूमेगी, स्पिंडल टाइप आप बोल सकते हैं। तो इसमें भी दो होते हैं, कॉलेट टाइप एंड सीरल टाइप। तो मैकमाइकल विस्कोमीटर है, स्टोरमर विस्कोमीटर है, ब्रोकीफाइड विस्कोमीटर है, इनके एग्जाम्पल के नेम है, मतलब कि विस्कोमीटर अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं, कई विस्कोमीटर अवेलेबल है। कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर के एग्जाम्पल, जैसे कि एक कोन होगा। कोन कहने का मतलब है कि इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से कोन होगा, और ये प्लेट पे, यहाँ पे प्लेट में अभी आपको बस तब समझेंगे, प्लेट पे जो है रोटेट करेगा। तो इसका एग्जाम्पल इसकी फेरेंटी स्लेरी विस्कोमीटर है। अब हम समझते हैं रोटेशनल विस्कोमीटर, जिसकी नेम इंडिकेट कर रहा है कि जो ना रोटेशन की मदद से यहाँ पे जो ना पता करेगा विस्कोसिटी को। तो यहाँ पे लिखा है कि रोटेशनल विस्कोमीटर मेजर्स द विस्कोसिटी बाय इमर्सिंग ए रोटेटिंग स्पिंडल इन द फ्लूइड टू द टेस्ट। कि कोई भी आपका सस्पेंशन होगा या कोई भी आपका सॉलिड मतलब कि कोई भी फ्लूइड होगा ये इस टाइप से, तो इसमें हम कोई स्पिंडल वगैरह लाइक जो रोटेट करता हो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, उसको हम घुमाएंगे और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे पता करेंगे। तो रोटेशनल विस्कोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ बोथ न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये दोनों फ्लूइड की विस्कोसिटी को पता कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपने देखा था ना, जैसे कैपिलरी विस्कोमीटर, ये केवल न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी को ही पता कर पाता है। ये जो है दोनों को कर लेता है रोटेशनल विस्कोमीटर। अब पहले हम समझते हैं कि कप एंड बॉब विस्कोमीटर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एज नेम इंडिकेट, जैसे कि नेम इंडिकेट ही कर रहा है कि कप एंड बॉब विस्कोमीटर सेंट्रल सिलेंड्रिकल बॉब एंड स्टेशनरी कप, कि इसमें एक तो कप होता है और एक बॉब होती है। समझो यहाँ पे आप डायग्राम में देखो कि ये जो आपको ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है ये कप है। कप यानी कि जो एक जगह रुका रहता है और उसी में अपने सॉल्यूशन को फिल करना है। ऊपर आप देखोगे ये जो रेड कलर में है ये जो है ये रोटेट करता रहता है, और ये ऊपर जो है एक ड्राइवन शाफ्ट से अटैच है, किसकी मदद से, स्प्रिंग की मदद से। ये रोटेटिंग बॉब कहा जाता है। तो इसमें एक जो है कप होता है, एक बॉब होता है, तो इसी वजह से इसका नेम पड़ा है कप एंड बॉब विस्कोमीटर। इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि यहाँ से हम इसको घुमाएंगे तो ये पूरा का पूरा इसमें घूमेगा। आप सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझो कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन है, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका कप हो गया। अब यहाँ पे एक हमारी इस टाइप से आप समझो, मैं जैसे कि चक्री से मैं बना देता हूँ सिंपल आपको समझाने के लिए।
अब आपने पता है कि ये जो आपकी मशीन है, ये नॉर्मली अगर आप इसको घुमाते हैं, मतलब कि अगर कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी फ्लूइड नहीं है, अगर आप इसको घुमाते हैं, वो 1 मिनट में 100 चक्कर लगाती है, मतलब कि राउंड पर मिनट या बोलते तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, वो 1 मिनट में इतने चक्कर लगाती है। अब यहाँ पे हमने फ्लूइड को रख दिया। अब फ्लूइड को रखने के बाद में हम देखेंगे सेम उससे उतनी ही स्पीड रखेंगे। अब देखेंगे कि वो कितने चक्कर लगाएगी। मतलब कि अगर वो ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो कम चक्कर लगाएगी, पतला हुआ तो वो जल्दी से घूम जाएगी। तो यहाँ पे जो हम पता कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे पता कर रहे हैं, आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट या बोले तो रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि ये जो आपका बॉब है, जैसे ये घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, तो यहाँ पे ना एक फोर्स काम करेगा, एक आघूर्ण जिसको अगर बोले तो टॉर्क काम करेगा। मतलब कि स्प्रिंग यहाँ पे लग रही है, जैसे कि घूमेगा तो यहाँ पे एक बल काम करेगा, और उसी फोर्स की वजह से उसके जो चक्कर हैं यानी कि राउंड पर मिनट है तो रिवॉल्यूशन पर मिनट है वो कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो पता कर रहे हैं प्रिंसिपल से समझो, कप वो विस्कोमीटर मेजर्स द विस्कोसिटी बाय मेजरमेंट ऑफ टॉर्क। टॉर्क कहने का मतलब है कि बल आघूर्ण, कि यहाँ पे जो आपका फ्लूइड है वो एक फोर्स लगाने लग जाएगा किसके ऊपर, इस बॉब के ऊपर, और वो उसको रोक मतलब कि घूमने नहीं देगा, मतलब कि उसके घूमने में रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। और वो कितने चक्कर कम हो रहे हैं, कितने आरपीएम कम हो रहे हैं, उसके बेसिस पर ही हम उसकी विस्कोसिटी को पता कर लेंगे। एंड चेंज इन रोटेशन स्पीड ऑफ बॉब इन फ्लूइड, मतलब कि किन किन चीज़ों से हम मेजर करते हैं, एक तो टॉर्क से मेजर कर लेते हैं, दूसरा कि उसकी जो रोटेशन स्पीड है उसमें कितना चेंज हो रहा है, वो कितने चक्कर लगा रहा है पर मिनट। क्लियर हुआ थोड़ा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे विस्कोसिटी इसका फॉर्मूला है, विस्कोसिटी ईटा इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन वी। के जो है कांस्टेंट है, डब्ल्यू जो है ना वो वेट है, जो आपका बॉब जो ऊपर घूम रहा है उसका वेट, उसको आप शेयरिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। और वी जो है ना वो है शेयर रेट या तो राउंड पर मिनट, मतलब कि वेलोसिटी भी आप बोल सकते हैं कि वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। अब हम समझते हैं कि कैसे काम करता है वर्किंग। तो सबसे पहले देखिए लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल इज प्लेस्ड इन कप, कि जो आपका जो कप है ये जो ब्लू कलर में है जो आपने भर रखा है, ये पहले इसमें सैंपल को फिल कर देना है। उसके बाद में ये जो बॉब है इसको प्लेस करना होगा सैंपल में। तो सेकंड स्टेप यही है कि द बॉब इमर्स्ड इन द फ्लूइड, देन बॉब रोटेट्स इन द सैंपल एंड टॉर्क इज मेजर्ड। उसके बाद में यहाँ पे हम इसको ड्राइवर शाफ्ट की मदद से रोटेट करते हैं, और रोटेट होने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है या तो कितना टॉर्क यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और वो कितने चक्कर लगा रहा है पर मिनट, और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे विस्कोसिटी को पता कर लेंगे। क्लियर हो गया। सेकंड जो हमारा टाइप है ना वो है हमारा कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। सारा कुछ इसमें सेम है, बस इसके थोड़ा डायग्राम ही चेंज होगा। तो लिखा है कि कोन एंड विस्कोमीटर कंसिस्ट फ्लैट स्टेशनरी प्लेट एंड वाइड एंगल रोटेटिंग कोन। यहाँ पे एक प्लेट होती है लाइक जैसे स्टेशनरी, मतलब कि एक जगह स्टैटिक रहती है, घूमती नहीं है, बल्कि घूमता है आपका ये रोटेटिंग कोन। अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हम अपने सैंपल को फिल कर देते हैं। अब देखिए अगर ये सैंपल पतला हुआ तो ये तेज़ी से घूमेगा, अगर पतला नहीं हुआ, गाढ़ा हुआ, तो ये धीमे से घूमेगा। तो यहाँ पर भी हम राउंड पर मिनट या बोलते तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को हम यहाँ पे मेजर करते हैं, और टॉर्क की मदद से यहाँ पे हम पता करेंगे कि कितनी विस्कोसिटी है। जिसकी सिंपल वही प्रिंसिपल सा ही होने वाला है, सेम ही। तो लिखा है कि इन दिस विस्कोमीटर कॉन रोटेटेड ओवर स्टेशनरी प्लेट, कॉन को हम रोटेट करते हैं स्टेशनरी प्लेट पे, और उसके बीच में हम यहाँ पे सैंपल को फिल कर देते हैं। वाई मेजरिंग टॉर्क वी मेजर विस्कोसिटी, वही टॉर्क को हम मेजर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है विस्कोसिटी ईटा इक्वल्स टू के टी अपॉन बी। के कॉन्स्टेंट है, टी जो है टॉर्क है, वी जो है वो आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, की कितने मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर लग रहे हैं। क्लियर हो गया। अगर हम वर्किंग को समझें तो सबसे पहले तो यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ प्लेट, कि सबसे पहले जो है सैंपल को हम प्लेस करते हैं, जो आपकी प्लेट है उसके सेंटर में हम सैंपल को रखेंगे। उसके बाद में हम जो कॉन है उसको रोटेट कराना स्टार्ट करेंगे। तो लिखा है कि कॉन इज रोटेटेड ओवर प्लेट एट डिफरेंट स्पीड। हम यहाँ पे स्पीड अपने हिसाब से रखते हैं, या तो जो हमने पहले से ही हमने फिक्स कर रखी है उस पर हम घुमाते हैं। देन उसके बाद में जो आपका जो लिक्विड है, जो भी आपका सैंपल है, वो यहाँ पे शियर फोर्स यहाँ पे वो फेस करेगा, मतलब उस पर एक फोर्स लगेगा। अगर वो पतला होगा तो वो कुछ भी रुकावट नहीं डालेगा इस रोटेटिंग कोन के फ्लो में, रोटेशन में। अगर वो गाढ़ा होगा तो उसको घूमने में थोड़ा दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि द सैंपल शियर्ड इन नैरो गैप बिटवीन प्लेट एंड कोन। अगर आरपीएम बढ़ते हैं या तो नॉर्मल रहते हैं तो मतलब कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हुई तो आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट की जो चक्कर लग रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम विस्कोसिटी को पता करेंगे। तो ये जो ना अभी हमने देखा कि कितने टाइप्स के होते हैं आपके विस्कोमीटर, और विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोमीटर होते क्या है, और उनमें हमने डिटेल में देखा है रोटेशनल विस्कोमीटर, जो कि 2 टाइप्स के होते थे। तो इस तरीके से आपने जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करना है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन है
एक और क्वेश्चन हमारे इस यूनिट से बचा हुआ है, वो है राइट हकल्स इक्वेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये हकल इक्वेशन क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, एक साइंटिस्ट है हकल, उन्होंने एक इक्वेशन को प्रपोज किया था, बोलते उन्होंने एक इक्वेशन दी थी 1961 में। तो पहले हम समझते हैं कि वो क्या थी। अकॉर्डिंग टू हकल्स इक्वेशन, द डेंसिफिकेशन ऑफ बल्क पाउडर अंडर फोर्स फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। उन्होंने सिंपल सी बात क्या कही कि सपोज करो कि हमारे सामने, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि ये जो ना हमारा पाउडर है, पाउडर मतलब कि कोई भी हमारा पाउडर जैसे कि रहता है। अब ये जो पाउडर जो आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब इसको आपने कंप्रेस किया, मतलब कि पंचिंग मशीन में ले गए और इसको ना एक टैबलेट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब पाउडर उतना ही है, अब उसको सिंपली अपने कंप्रेस करा और उसने ऐसी टैबलेट बनाई। ठीक है, एक टैबलेट हमारी यहाँ पे बनी। तो यहाँ पे जो पाउडर था ना, वो इतना सरफेस एरिया घेर रहा था, मतलब कि यहाँ पे उसके अंदर कुछ ना कुछ छेद थे, होल थे, या बोल तो वॉइड्स थे। अब उनको जैसे हमने दबाया तो वो छोटे से जो मतलब वो वॉइड्स वहाँ पे निकल गए, उनका वॉल्यूम कम हो गया और वो छोटी सी टैबलेट के रूप में यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब है कि द डेंसिफिकेशन ऑफ बल्क पाउडर, की जो आपको जो बल्क पाउडर जो बहुत ज़्यादा जो पाउडर है, उसका जो डेंसिफिकेशन जो होता है ना, वो किसी भी फोर्स के अंडर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे उनका मतलब कि दबाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही ज़्यादा उनका वॉल्यूम कम होगा, वो उतनी ही ज़्यादा डेंस बन जाएगी आपकी टैबलेट या आपका प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो ये ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कही जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है वो है इंटीग्रेशन 1/1 - d इक्वल्स टू kp इंटू ए। ये आपने बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। डी जो है डेंसिटी है पाउडर की, के जो है वो आपका कांस्टेंट है यहाँ पे पाउडर से रिलेटेड, पी जो है प्रेशर है और ए बी जो है आपका कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? अब इसके हम इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सपोज करो कि आपने जो है टैबलेट बनानी है और आपके पास बहुत ज़्यादा पाउडर पड़ा हुआ है, क्योंकि पाउडर से ही तो टैबलेट बनती है। तो आप ना टैबलेट बनाने से पहले ही एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो आपकी टैबलेट बनेंगी उनका वॉल्यूम कितना होगा, या जो आपका पाउडर है उसके वॉल्यूम में कितना रिडक्शन होगा। तो लिखा है कि दिस इक्वेशन is used for estimating the volume reduction under compression pressure of pharmaceutical product like tablet। कि पाउडर हमारी बहुत ज़्यादा है, अभी हमें किसी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन इस मतलब की इक्वेशन की मदद से हम ये पता कर लेंगे कि इसके वॉल्यूम में कितनी कमी होगी, वो टैबलेट बनने के बाद में कितना कम इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यही आपकी हाकल इक्वेशन और उसकी इम्पोर्टेंस। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अभी आपने ना यूनिट सेकंड के जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है सबको आपने कवर कर लिया है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं थर्ड यूनिट, जो कि आपको कोर जो डिस्पर्जन, जो कि बहुत ही सिंपल मोस्ट ऑफ द जो है अपने पढ़ ही रखे हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे यूनिट थर्ड है, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन कोर्स डिस्पर्जन। जो यूनिट का नेम है वो यही है कि कोर्स डिस्पर्जन के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि मैंने इंट्रो में ही स्टार्टिंग में जो आपको बोला था कि कोलोइडल डिस्पर्जन, जिनका जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है। लेकिन जो कोर्स डिस्पर्जन जो होते हैं ना, उनका जो साइज़ है वो 1000 नैनोमीटर या वो कहे तो 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा ही होता है। तो सिंपली वही है कि ये हमारा एक हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है, जो कि बाइफिजिक भी आप बोल सकते हैं, जिसमें जो आपके जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं उनका साइज़ 1000 नैनोमीटर या कहें तो 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। और वो जो है लिक्विड में स्कैटर रहते हैं, या बोले तो जो भी वहाँ पे आपका डिस्पर्जन मीडियम है उसमें वो फैले रहते हैं। एग्जाम्पल इसकी इमल्सन और सस्पेंशन है। तो सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ोगे कि कोड डिस्पर्जन इज ए हेटेरोजीनियस और बाइफिजिक सिस्टम in which more than 1000 nanometer या बोले तो 1 micrometer sized particle of dispersed phase are scattered into dispersion medium। तो यहाँ पे इमल्सन और सस्पेंशन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना होगा इस यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली दिखा रखा है कि आपका ब्लू कलर में जो है ये डिस्पर्जन मीडियम है, एंड रेड जो आपको नज़र आ रहे हैं ये डिस्पर्स फेज के ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं या पार्टिकल हो सकते हैं, जिनका जो साइज़ है वो आपने ज़रूर से यहाँ पे मेंशन करना है, वो है 1 माइक्रोमीटर या 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से निशान और लगा देता हूँ कि मतलब कि इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो बनता है वो बनता है डिफाइन सस्पेंशन। पहले हम सस्पेंशन के बारे में समझेंगे एंड गिव द डिफरेंस बिटवीन फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। सस्पेंशन आपको जो दो टाइप्स के जो होते हैं फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड, उनमें अपने डिफरेंस भी बताना है। तो समझते हैं सस्पेंशन। वैसे तो आपने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट सेम में ज़रूर से पढ़े होंगे कि सस्पेंशन, जैसे कि अभी आपने देखा कि ये कोड डिस्वर्जन ही होता है। तो सस्पेंशन में होता क्या है, आपका एक हेटेरोजीनियस सिस्टम है, एक बाईफेजिक सिस्टम है, मतलब कि दो फेज इसमें आपको नजर आते हैं, जिसके अंदर जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में डिस्पर्ज रहते हैं।
यहाँ पे जो रेड में जो आपको नजर आ रहे हैं वो सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल वो फैले रहते हैं लिक्विड के अंदर। और ये आपको दो फेज नजर आएंगे, एक आपको सॉलिड का फेज नजर आएगा मतलब कि डिस्पर्स फेज, और आपको लिक्विड का फेज नजर आएगा। तो ये आपका बाई फेजिक यानी कि दो फेज वाला सिस्टम या कहे तो हेटेरोजीनियस सिस्टम बन जाता है। यही आपका सस्पेंशन कहा जाता है। इमल्सन जैसे कि आपको मालूम होगा ही कि उसमें दोनों जगह लिक्विड होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होगा और डिस्पर्ड फेज भी लिक्विड होगा। तो उसको हम बाद में अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपने एग्जांपल इसके मडी वाटर है, जो वाटर है अगर आपने उसमें मिट्टी डाल दी थोड़ी सी तो वहाँ पे जो मिट्टी है वो सॉलिड होगी, वाटर आपका लिक्विड हो गया, तो ये आपका सस्पेंशन बन गया। ऐसे ही फ्लोर इन वाटर, अगर वाटर के अंदर आपने थोड़ा सा आटा वगैरह डाल दिया तो वहाँ पे भी आप देखोगे आटा आपका सॉलिड हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल, और उसमें आपका लिक्विड हो गया। ठीक है, ऐसे ही बालू रेत आपने डाल दिया किसके अंदर, पानी के अंदर, वो भी आपका क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया। तो सस्पेंशन की डेफिनेशन आप दोबारा यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से कि सस्पेंशन इज ए बाईफेजिक हेटेरोजीनियस सिस्टम इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड या डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब दोनों जो आपके सस्पेंशन है फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड वो होते क्या है, उनमें डिफरेंस आपने डिटेल में बताना है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपली लिखा है फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, जिसके हम नेम से समझे। फ्लोक्यूलेट कहने का मतलब होता है टू एग्रीगेट या तो इकट्ठा होना, कि यहाँ पे जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, सिंपली इसकी मैं आपको यहाँ पे सस्पेंशन बनाऊँ, ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये जो है ना सारे के सारे इकट्ठा होकर के नीचे सेटल हो जाते हैं, मतलब कि एक फ्लॉक बना लेते हैं, मतलब कि एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं फ्लोक्यूलेट हो जाना। तो ऐसे सस्पेंशन जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो मिलकर के फ्लॉक बना लेते हैं, तो वही आपके फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन कहे जाते हैं। तो लिखना है कि सस्पेंशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन सेटल डाउन एंड फॉर्म फ्लॉक और एग्रीगेट टुगेदर आर कॉल्ड फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। क्लियर हुआ। सेकंड है डी फ्लोक्यूलेटेड, जस्ट अपोजिट है। डी बोले तो डिटैचमेंट या बोले तो दूर दूर होना, फ्लोक्यूलेट बोले तो वही फ्लोक्यूलेट का, या बोले तो ब्रेकअप ऑफ फ्लॉक, जो आपका फ्लॉक बना है, ग्रुप बना है, वो यहाँ पे बिखरा रहता है, टूटा रहता है। तो ये सस्पेंशन इन विच नो फ्लोक्यूलेशन टेक्स प्लेस और नो पार्टिकल एग्रीगेट टुगेदर आर कॉल्ड डी फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंस आपने इस तरीके से चार्ट बनाना होगा, एक तरफ फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, दूसरी तरफ डी फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। फ्लोक्यूलेट यानी कि यहाँ पे फ्लॉक्स बनता है। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि यहाँ पे जो है ग्रुप बन जाता है पार्टिकल्स का, यहाँ पे फ्लॉक बनता है, लेकिन यहाँ पे फ्लॉक नहीं बनता है। सेकंड कि यहाँ पे जो रेट होता है सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि लगातार नीचे बैठना, जो रेट होता है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे सेडिमेंटेशन होता है फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर, लेकिन डीफ्लोक्यूलेटेड के अंदर ये धीरे धीरे से होता है, मतलब होता तो है लेकिन बहुत टाइम लगाता है। थर्ड वन कि जो फ्लोक्यूलेटेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, वो विस्कस ज़्यादा होते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे डीफ्लोक्यूलेटेड जो सस्पेंशन होते हैं वो लेस विस्कस होते हैं, मतलब कि वो कम गाढ़े होते हैं, वो इजीली फ्लो भी कर जाते हैं। एंड बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वह सेडिमेंट आर लूजली पैक्ड एंड हार्ड केक नॉट फॉर्म। कि देखिए जो आपका सेडिमेंट है, सेडिमेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिंपली जो नीचे चीज़ें बैठ जाएंगी तो इनको आप सेडिमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे जो सेडिमेंट जो बनता है किसके अंदर, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर, वो लूजली पैक्ड होता है, मतलब कि वो ज़्यादा हार्ड नहीं बनता। लेकिन डीफ्लोक्यूलेटेड यानी कि जिसके अंदर बहुत धीमे धीमे सेडिमेंटेशन होता है, वहाँ पे जो ये बनता है सेडिमेंट वो बहुत ज़्यादा टाइटली या तो क्लोजली पैक्ड होता है और वहाँ पे हार्ड केक बन जाता है। हार्ड केक कहने का मतलब है कि वो दोबारा से अगर आप उसको हिलाओगे तो वो दोबारा डिस्पर्स नहीं होगा, लेकिन फ्लोक्यूलेटेड वाले को अगर दोबारा से इस तरीके से कर दोगे तो दोबारा से वो फैल जाएगा। तो लिखा है कि द सेडिमेंट इजली रीडिस्पर्स ऑन सेकिंग, कि फ्लोक्यूलेटेड के अंदर जो आपका जो अभी सेडिमेंट बना है वो इजली रीडिस्पर्स हो जाएगा। मतलब बोलते हैं ना कि जैसे सिरप में या इमल्सन पे लिखा होता है कि सेक वेल बिफोर यूज, कि अगर आप उनको सेक करोगे ना दोबारा से वो जो आपके पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं वो दोबारा से डिस्पर्स हो जाएंगे, किसके अंदर, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में। लेकिन यहाँ पे एक हार्ड केक बन जाता है, हार्ड केक बनने की वजह से वो इजीली रिडिस्पर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट वो है बायो अवेलेबिलिटी। जो ये जो है आपके फ्लोक्यूलेटेड वाले, उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है लेकिन इनकी ज़्यादा होती है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्लोक्यूल्स स्टिक ऑन साइड ऑफ बोतल, कि जो आपके ये फ्लोक्यूलेटेड वाले जो सस्पेंशन होते हैं इसमें इसके जो भी पार्टिकल जो ग्रुप बना लेते हैं ना वो बोतल की साइड से वो चिपक भी जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। लेकिन डीफ्लोक्यूलेटेड में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे फ्लोक्यूल बनते ही नहीं है। लास्ट में है सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म। यहाँ पे जो सेडिमेंट है मतलब कि यहाँ पे जब सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा है तो यहाँ पे नीचे जल्दी प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन यहाँ पे स्लोली बनता है क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंटेशन का रेट भी धीमा है। तो इन दोनों में इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो सेटलिंग है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ
ये आपका फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है जो बहुत ही जल्दी सेटल हो जाता है, फास्टली यहाँ पे सेटल होता है। और ये थोड़ा लूजली पैक्ड है, यहाँ पे ये दूर दूर बिखरे पड़े हैं, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन नीचे बैठ चुका है। मतलब कि फास्ट होता है लेकिन यहाँ पे हार्ड केक नहीं बनता। लेकिन डीप फ्लोक्यूलेटेड में आप देखोगे कि ये जो है ना काफ़ी स्लो होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एक हार्ड केक बन चुका है। अब इसको आप हिलाओगे भी ना तब भी ये जो है डिस्पर्स नहीं होगा, दोबारा से ये फैलेगा नहीं। तो ये जो है डिफरेंस है किसमें, फ्लोक्यूलेटेड और डी फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए वो है डिफाइन इमल्सन एंड राइट द थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से कि इमल्सन क्या होते हैं और इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इसकी थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो समझते हैं इमल्सन। वैसे तो आपको मालूम होगा ही, आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा है और थोड़ा सा मैंने अभी भी आपको बताया था कि ये भी आपका बाईफेजिक और हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें एक लिक्विड जो होता है वो दूसरे लिक्विड में फैला रहता है। जैसे कि हमारा ऑयल जो है वो वाटर में अगर हम उसको हम फैला दें तो वो आपका इमल्सन बन जाएगा। तो जैसे कि सिंपली लिखा है कि इमल्सन आर थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। वो थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होते हैं, मतलब कि अगर आप उसको हीट वगैरह कर देंगे तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। एंड बाईफेजिक और हेटेरोजीनियस सिस्टम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, ये हेटेरोजीनियस सिस्टम होते हैं या बोलते हैं इनमें दो फेज होते हैं जिसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड को हम मिला देते हैं और एक जो लिक्विड होता है उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं दूसरे लिक्विड में फैली रहती है। एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर या वाटर हुआ, कोल्ड क्रीम हुआ, दूध हुआ, हमारा इसी के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सिंपली आप देखोगे कि ये जो है आपको मैंने दिखा रखा है कि ब्लू कलर में आप मान सकते हैं वाटर है, यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में है आपका डिस्पर्जन मीडियम है, और ये जो है ऑयल जो है इसके अंदर फैला हुआ है, डिस्पर्ज फेज है। तो वैसे तो ऑयल और वाटर मिलते नहीं हैं कभी भी, लेकिन इनको मिलाने के लिए हम इमल्सीफायर का यूज़ करते हैं जो कि इनको डिस्पर्ज करके रखते हैं। तो क्लियर हुआ। तो ये आपने पहले इमल्सन की डेफिनेशन बतानी है। अब नेक्स्ट पॉइंट बनता हुआ है इमल्सिफिकेशन, यानी कि इमल्सन्स के बनाने की प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो लिखना है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। कि क्या होता है कि हमने दो इमिसिबल लिक्विड लेने होते हैं, जैसे कि ऑयल और वाटर हमने ले लिया, उनको हमने एक साथ बहुत बिगरस तरीके से सेक करना होगा, या तो किसी होमोजेनाइजर में या कोलोइडल मिल में, तो वो ईजिली एक दूसरे में डिस्पर्स हो जाते हैं और उसमें हम इमल्सीफायर का भी यूज़ करते हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब ये इमल्सिफिकेशन होता कैसे है, तो इसके बारे में ना कई साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन की थ्योरी। कहने का मतलब है कि आपने अगर देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ऑयल और वाटर कभी भी नहीं मिलते हैं, अगर आपने उनको मिला करके रखना है तो हर एक साइंटिस्ट ने अपनी एक अलग थ्योरी इस हिसाब से दी है कि मतलब ऑयल और वाटर को कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और कैसे वो एक स्टेबल इमल्सन बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि देयर आर फॉलोइंग थ्योरीज दैट आर प्रपोज्ड बाय व्हिच इमल्सन आर फॉर्म एंड स्टेबलाइज बाय यूजिंग इमल्सिफायर। तो यहाँ पे हमारी चार थ्योरीज हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, टफ नहीं है यहाँ पे। एक है मैनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी, एक है मल्टी मोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी, एक है सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थ्योरी, एक है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। समझते हैं पहले मैनोमोलिकुलर। मैनो का मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल, मोलिकुलर मतलब कि एक सिंगल मोलिक्यूल, एडजॉर्प्शन मतलब कि उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाना, उसके ऊपर चिपक जाना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिंपल आपको कोई ये मॉलिक्यूल है, इसके आप ऊपर आके कोई अगर चिपक जाता है, एडजॉर्ब हो गया, मतलब कि वो उसमें घुल नहीं रहा है, उसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे उसके नेम से मतलब ये थ्योरी का नेम पड़ा है। तो अब पहले ने जो हाईलाइटेड लाइन है ना, आप इसको जरूर से मेंशन करना कि दिस थ्योरी इज फॉर सरफेक्टेंट। ये सरफेक्टेंट के लिए होती है। सरफेक्टेंट मैं आपको याद दिला दूं, यानी कि ऐसे एजेंट जिसमें एक पोलर हेड होता है जो कि रेड कलर में दिखा रखा है, एक टेल होती है जो कि नॉन पोलर होती है। पोलर को अगर हम सिंपल बोलते हैं, यानी कि जो वाटर लवर होते हैं ना उनको हम पोलर बोलते हैं, और जो वाटर हेटर होते हैं या बोलते जो लिपिड में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं उनको हम नॉन पोलर बोलते हैं। अब समझो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, व्हेन ऑयल एंड वाटर मिक्सड, सो ऑयल या वाटर स्कैटर्ड इनटू डिस्पर्जन मीडियम बट सरफेस एरिया एंड सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई इंटरफेसियल टेंशन आल्सो इंक्रीज। कि सिंपल ये थ्योरी क्या कहती है कि सपोज करो कि ये हमारे यहाँ पे वाटर है, ये हमने यहाँ पे ऊपर से इस टाइप से यहाँ पे इसमें ऑयल डाला, ठीक है, हमने यहाँ पे ऑयल डाला। अब हम जैसे ही ऑयल इसमें डालेंगे तो अगर हम इसको सेक कर देंगे थोड़े टाइम के लिए, तो ये थोड़ी टाइम के लिए तो डिस्पर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना उनका सरफेस एरिया और सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ने की वजह से उनके बीच में इंटरफेसियल टेंशन बढ़ जाती है, मतलब कि वो इजीली मिक्स नहीं रह पाते हैं। अब इसी यानी कि इंटरफेसियल टेंशन मतलब कि
वाटर एंड ऑयल के बीच की टेंशन, उनके सरफेस की टेंशन, उसको दूर करने के लिए, यानी कि उसको हमने रिड्यूस करना होगा, और उसी को रिड्यूस करने के लिए हम इन सर्फेक्टेंट का यूज़ करते हैं। अब ये थ्योरी हमको ये समझ आती है कि आखिर ये सर्फेक्टेंट कैसे काम करते हैं, और यही इमल्सिफिकेशन की थ्योरी कही जाएगी। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर हम इसी का यूज़ करते हैं कि सर्फेक्टेंट जो होते हैं उनमें एक पोलर हेड होता है, एक नॉन पोलर टेल होती है। तो जैसे सिंपल मैंने यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो ना माइसेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये जो बड़ा जो दिखा रखा है ना, एक ऑयल का मॉलिक्यूल है। मतलब ऑयल क्या होता है, वो वाटर हेटर होता है, वो वाटर लवर नहीं है, मॉलिक्यूल लिपिड होता है एक तरीके का। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ब्लू ब्लू कलर में जो नज़र आ रहे हैं ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो एक्चुअली में हमारा जो सर्फेक्टेंट वो करता क्या है कि उसका जो हेड जो पोलर है, यानी कि जो वाटर लवर है वो वाटर से जुड़ जाता है, और जो नॉन पोलर है वो आपका ऑयल से जुड़ जाता है। चारों तरफ ये जो बीच में आपको नज़र आ रहे हैं ये सर्फेक्टेंट है। तो सर्फेक्टेंट जो है इस तरीके से ऑयल एंड वाटर को मिला करके उनको डिस्पर्स करके रखता है, और यही जो है यहाँ पे क्या होता है उनके बीच में जो इंटरफेसल टेंशन है वो कम हो जाती है। तो ये जो थ्योरी है ये आपकी मैनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी कही जाएगी। मैनो कहने का मतलब है कि एक सिंगल कोई मॉलिक्यूल होगा, मैनो यानी कि एक बड़ा कोई सिंगल मॉलिक्यूल होगा, उसकी तरफ चारों तरफ एडजॉर्प्शन होगा कई अदर मॉलिक्यूल का। क्लियर हुआ? तो यह है मैनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब सेकंड जो थ्योरी आप समझनी है वो है मल्टी मोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी। मल्टी मोलिकुलर कहने का मतलब है कि यहाँ पे कई मॉलिक्यूल की एक लेयर आप बनेगी, एडजॉर्प्शन होगा उनका। तो सिंपल ये जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी हाइड्रोफिलिक पॉलीमर इमल्सिफायर। देखिए इमल्सिफायर भी कई टाइप्स के होते हैं ना, जिसके अभी आपने सर्फेक्टेंट देख ली, ऐसे ही कुछ हमारे हाइड्रोफिलिक पॉलीमर भी होते हैं, जैसे अकासिया है, वीगम है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज है, और CMC यानी कि साइक्लिक मिथाइल सेलुलोज है। तो यहाँ पे जो इमल्सिफायर हैं कैसे काम करते हैं, इसकी जो थ्योरी है वो ये थ्योरी कही जाती है मल्टी मोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो यहाँ पे लिखा है कि दीज पॉलीमर फॉर्म रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग लेयर एट इंटरफेस एंड प्रिवेंट कोएलेसेंस ऑफ इमल्सन। कि यहाँ पे देखिए ये जो आपका जो इमल्सिफायर करते क्या है, जिसकी सपोज ये एक वाटर है, ये जो ब्लू कलर में मैंने वाटर दिखा रखा है, इसमें रेड कलर में जो है ये आपको नजर आ रही है आपका ऑयल का ग्लोब्यूल, आप समझ सकते हैं। तो ये जो हमारे जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है ये वाली, इसमें जो आपकी ये इमल्सिफायर है ना वो चारों तरफ जो ऑयल का जो जैसे कि ग्लोब्यूल है उसके चारों तरफ अपने एक लेयर बना लेते हैं, 3-4 लेयर यहाँ पे बना लेते हैं, जिसके यहाँ पे बना रखे हैं। अब ये क्या होगा, यानी कि ये वाला जो ऑयल का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे ऑयल में नहीं मिलेगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कि ऑयल के जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में मिल के बड़ा एक और ग्लोब्यूल बना लेते हैं। तो उसकी वजह से और बड़े बड़े बन जाते हैं, तो वो एक जगह इकट्ठे रहते हैं, वो बिखरे नहीं रहते हैं। हमने इन सभी को बिखेर के ही तो रखना है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, मतलब कि छोटे छोटे ग्लोब्यूल के मिलने से बड़े ग्लोब्यूल के बनने की, उसको हम कोएलेसेंस बोलते हैं। अभी ना इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, एक प्रॉब्लम होती है इमल्सन के अंदर, तो हमने इस कोएलेसेंस को ही रोकना है। तो कोएलेसेंस को रोकने का सिंपल तरीका ये है कि हमने ऐसे इमल्सिफायर का यूज़ किया कि जो एक मॉलिक्यूल या बोलते हैं ग्लोब्यूल के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, और ये इसको इससे नहीं मिलने देते हैं। जब ये नहीं मिलेंगे तो मतलब कि दूर दूर बिखरे रहेंगे, और इससे आपका जो ये इमल्सन है वो स्टेबल रहेगा। और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे हम इंटरफेसल टेंशन को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ा रहे हैं। तो लिखा है कि दे डज नॉट डिक्रीज इंटरफेसल टेंशन बट इंक्रीज विस्कोसिटी। देखिए यहाँ पे कई सारे लेयर जब बनेंगी उसके चारों तरफ तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो ये जो है ना इस तरीके से काम करता है। तो ये एक अलग थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट में एक और थ्योरी देखिए वो है सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थ्योरी। सॉलिड पार्टिकल की यहाँ पे जो ये थ्योरी है वो सॉलिड पार्टिकल्स इमल्सिफायर के लिए है, जैसे हमारा बेंटोनाइट है, क्ले है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, इमल्सिफायर जो होते हैं, ये जो है ऑयल जैसे सपोज आपका जो मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ आके डिपॉजिट हो जाते हैं, एक सिंगल फिल्म लेयर बना लेते हैं, और उसके बाद में ये जो है कोएलेसेंस को रोक देते हैं। कोएलेसेंस मैंने जैसे बोला कि दो ऑयल की ड्रॉप को आपस में मिलने नहीं देते हैं। जब वो नहीं मिलेंगी मतलब कि वो दूर दूर बिखरी रहेंगी, जब वो दूर दूर बिखरी रहेंगी मतलब कि वहाँ पे हमारा स्टेबल एक इमल्सन बनेगा। तो ये आपका सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थ्योरी यहाँ पे कही जाएगी। क्लियर हो गया? अब हम समझते हैं लास्ट में एक और, वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जिसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कोलोइडल की प्रॉपर्टी बताई थी ना, कोलोइड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो आपके जो कोलोइड्स जो होते हैं तो सस्पेंशन इमल्सन जो होते हैं उनमें जो भी आयंस, जो भी उनके पार्टिकल हैं, जो भी उनके ग्लोब्यूल्स हैं, उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे हमारा कोई, आप मान सकते हैं एक ग्लोब्यूल है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसके चारों तरफ पॉजिटिव वाले आयंस अटैच हो जाते हैं और एक काफ़ी टाइट एक बाउंड लेयर बना लेते हैं, जिसको आप स्टैटिक लेयर बोलते हैं।
और इसके चारों तरफ एक सिंपल डिफ्यूज लेयर बन जाती है, मतलब कि जो लूजली पैक्ड होती है वो इसलिए टूट भी जाती है। तो इन दोनों लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब आप ही इमेजिन करो कि सपोज करो कि ये मॉलिक्यूल, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, इसके भी चारों तरफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, इसके भी चारों तरफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होने की वजह से ये जो है एक दूसरे के आसपास नहीं आएंगे, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना, ये माइग्रेशन इनमें ये एक दूसरे में इमर्ज नहीं होंगे। तो यही जो थ्योरी कही जाती है वो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी कही जाती है। तो यहाँ पर सिंपली लिखा है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कोलेसेंस स्टॉप्ड एंड इमल्सन बिकम स्टेबल। और यहाँ पे कोलेसेंस नहीं होता है किसकी वजह से, ये दो डबल लेयर जो बनी है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसकी वजह से। क्लियर हो गया। तो ये जो है इस तरीके से आपने इमल्सिफिकेशन के बारे में बताना है, उसकी थ्योरीज के बारे में बताना है। 4 थ्योरीज है और ये आपने इस तरीके से लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन माइक्रो इमल्सन एंड गिव देयर एडवांटेज। माइक्रो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ग्लोब्यूल्स हैं, जो बोलते हैं जो पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत कम हो जाता है, वो 0.1 माइक्रोमीटर हो जाता है। तो अगर इतने डायमीटर का कोई भी डिस्पर्स फेज का ग्लोब्यूल अगर वो किसी भी लिक्विड में या तो किसी भी वाटर में फैला रहता है और एक इमल्सन बनाता है, तो उसको आप माइक्रो इमल्सन कहेंगे। तो यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन आपने लिख देने की दोज इमल्सन इन विच ग्लोब्यूल साइज इज लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आर कॉल्ड माइक्रो इमल्सन। इनकी काफ़ी अच्छे एडवांटेज है कि ये जो है ना काफ़ी स्टेबल होते हैं, जो आपके नॉर्मल इमल्सन है उनके कंपेरिजन में। इनकी बायो अवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही होती है। सेकेंड कि इनको आप इजीली बना सकते हैं, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनको बनाने में, एंड ये थर्मोडाइनमिकली भी स्टेबल होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल इमल्सन है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल नहीं होते हैं और इनका हाई एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि जब ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो वो उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव भी होंगे हमारी बॉडी में। तो ये है माइक्रो इमल्सन। अब इसका बाद देखिए नेक्स्ट में हमारा एक और क्वेश्चन बचा है जो कि हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है कि इमल्सन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आपने बतानी है ना, हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी इम्प्रूव्ड। मतलब कि जो इमल्सन जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो पहले आपने बतानी है, फिर उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे आप उनको ओवरकम कर सकते हैं, डिटेल में आपने 7 मार्क्स में ये बताना होगा। इसके यहाँ पे मैं सिलेबस में दिखाऊँ, यहाँ पे दे भी रखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। तो स्टेबिलिटी जो इमल्सन की स्टेबिलिटी उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे देखिए 4-5 प्रॉब्लम्स हैं जिसके यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है। पहले क्रीमिंग है, फ्लोक्यूलेशन है, ब्रेकिंग या उसको हम क्रैकिंग भी बोलते हैं, कोलेसेंस है एंड फेज इन्वर्सन है। कोलेसेंस वही जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। तो सिंपली ना पहले मैं आपको इनको डायग्राम से समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपकी इमल्सन है ऑयल इन वाटर, मतलब कि ऑयल जो है ये रेड कलर में है जो कि फैला हुआ है वाटर में, ठीक है। अब पहले हम समझते हैं क्रीमिंग क्या है। तो ये क्रीमिंग कहने का मतलब होता है कि जो भी ऑयल के ग्लोब्यूल हैं या तो डिस्पर्स फेज के जब ग्लोब्यूल हैं वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्रीमिंग बोलते हैं। क्रीमिंग जैसे कि हमारा जो दूध जब हम गर्म करते हैं तो उसके उबलते उबलते बाद उसके ऊपर क्रीम आ जाती है ना, मतलब कि मलाई। तो ठीक इसी तरीके से जब हमारा ऑयल इन वाटर या जो भी इमल्सन है उसका जो भी डिस्पर्स फेज के ग्लोब्यूल या पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं तो वो क्रीमिंग कही जाती है। दूसरा ब्रेकिंग या इसकी को हम क्रैकिंग बोलते हैं, मतलब कि अलग अलग हो जाना, कि जब ऑयल का फेज और वाटर का फेज अलग हो जाता है तो इसको हम क्रैकिंग या ब्रेकिंग बोलते हैं। तीसरा है फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन को हमने समझा ही था, यानी कि छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स हैं जब वो जुड़ करके गुच्छा बना लेंगे, फ्लोक्यूल बना लेंगे, तो ये प्रोसेस हमारी फ्लोक्यूलेशन कही जाएगी। डायग्राम से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वो है आपका कोलेसेंस। कोलेसेंस मैंने अभी आपको बताया ही था कि छोटे छोटे जो ये ग्लोब्यूल्स हैं ये एक दूसरे से मर्ज हुआ, दूसरा तीसरे से मर्ज हुआ, एक बड़ा ग्लोब्यूल बना लिया। तो बड़े ग्लोब्यूल बनने की वजह से वो कम स्टेबल रह पाते हैं और इसी को हम कोलेसेंस बोलते हैं। लास्ट में है वो है देखिए फेज इन्वर्जन, मतलब कि जो पहले ऑयल वाटर में था, यानी कि ऑयल इन वाटर इमल्सन था, अब वो वाटर इन ऑयल होगी, जस्ट अपोजिट हो गया। समझो कि यहाँ पे पहले जो रेड कलर में जो है आपको ऑयल नजर आ रहा है, लेकिन अब जस्ट अपोजिट हो गया है कि यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम अब ऑयल हो गया है और उसके अंदर वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स हैं। ये कब होता है, ये इमल्सिफायर अब जब हम गलत यूज कर लेते हैं तभी होता है। तो समझते हैं बारी बारी से इनके बारे में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए वो है क्रीमिंग। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्रीमिंग में जो है जो भी आपके ग्लोब्यूल्स हैं वो जो है सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो लिखना है कि इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल होती है, मतलब कि इसको हम बैक भी कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। इन विच ड्रॉपलेट्स ऑफ डिस्पर्स फेज कम टुगेदर एंड डिपॉजिट एट सरफेस ऑफ इमल्सन। कि ये वाटर है, ये इसके ऑयल के जो मॉलिक्यूल हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, वो एक ही ऊपर सरफेस पे डिपॉजिट हो गए और क्रीम जैसे आ जाती है दूध के अंदर। ठीक इसी तरीके से उसका नेम आया है क्रीमिंग।
अब सेकंड हम बात करते हैं फ्लोक्यूलेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ डिस्पर्स फेज। जो डिस्पर्स फेज है यानी कि जो ऑयल है उनकी ड्रॉपलेट्स एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती हैं, एक गुच्छा बना लेती हैं, और इसी प्रोसेस को हम फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। थर्ड वो है ब्रेकिंग या क्रैकिंग, यानी कि जो सेपरेशन होता है ऑयल फेज का और वाटर फेज का, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग या क्रैकिंग। जिसकी यहाँ पे सिंपली दिखाई रखा है कि जो ऑयल और वाटर जो पहले मिले हुए थे, अब ऑयल अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, बिल्कुल अलग अलग नजर आते हैं। फोर्थ वो है कोएलेसेंस। कोएलेसेंस कहने का मतलब है कि ये भी आपकी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, फिनोमिना होती है, जिसमें जब दो से ज़्यादा जब ड्रॉपलेट्स होती हैं, मतलब कि जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिल करके एक बड़ी ड्रॉप बना लेती हैं, बड़े बड़े मतलब कि यहाँ पे ग्लोब्यूल बना लेती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोएलेसेंस। और इसी कोएलेसेंस को हम जो है रोक रहे थे किसमें, इमल्सिफिकेशन की थ्योरी में, अगर आपने वहाँ पे ध्यान दिया हो। क्लियर हो गया। अब लास्ट में वो है फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सन टू वाटर इन ऑयल इमल्सन ड्यू टू चेंज इन इमल्सिफाइंग एजेंट। यहाँ पे हमारा पहले ऑयल फैला हुआ था किसमें, वाटर में, अब जस्ट अपोजिट हो गया कि वाटर फैला हुआ है ऑयल में। तो ये जो है फेज का इन्वर्जन भी हो जाता है अगर हम गलत इमल्सिफायर यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो है अभी आपने देखा है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टेबिलिटी में। अब ये जो प्रॉब्लम है जैसे क्रीमिंग है, फ्लोक्यूलेशन है, ब्रेकिंग है, कोएलेसेंस है, फेज इन्वर्जन है, अब आप इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो पॉइंट भी आपने लिखने हैं और ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि मेथड टू ओवरकम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन इमल्सन। तो सबसे पहला पॉइंट देखो है क्रीमिंग कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज। कि जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे डिस्पर्स फेज कहने का मतलब कि ऑयल की अगर हम पार्टिकल का साइज को बहुत कम कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो हम क्रीमिंग को ठीक कर सकते हैं। ये पहली प्रॉब्लम हमारी इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। दूसरा है रिड्यूसिंग द डिफरेंस इन द डेंसिटीज बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि इनकी जो डेंसिटी है, इसकी ऑयल की डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है, अगर हम इनको रिड्यूस कर दें, ये दोनों को मेंटेन करके रखें, तो तब भी हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, इसको क्रीमिंग को। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है देखिए बाई इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज एंड बाई यूजिंग थिकनिंग एजेंट। कि अगर हम विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, मतलब कि ऑयल या वाटर जो भी आपका इमल्सन, अगर हम उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी सिंपली मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था कि जैसे कि मैं आपको सिंपली दिखाऊं कि अभी आपने थ्योरी देखी थी ना, मल्टी मोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी, तो यहाँ पे हम अकासिया वीगम वगैरह जो होता है, तो उसकी कई लेयर बना दे रहे थे उसके चारों तरफ। इसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ रही थी, और विस्कोसिटी बढ़ने से भी जो हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट वो है कोएलेसेंस, यानी कि जब कई ग्लोब्यूल मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बना लेते हैं, तो उसको आप कैसे रोकेंगे। तो लिखा है कि कोएलेसेंस ऑकर ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट और इनकम्पेटिबल इमल्सिफाइंग एजेंट। ये होती कब है कि जब आप अच्छा सा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, या उसकी क्वांटिटी अच्छी यूज़ नहीं कर रहे हैं, कम क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि आप कॉम्पेटेबल इमल्सिफायर का यूज़ करें और वो उसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी लें, तो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी कोएलेसेंस की। नेक्स्ट वो है क्रैकिंग। क्रैकिंग यानी कि जो आपके जो दोनों फेज वो अलग अलग जो हो रहे थे, उनमें ब्रेकिंग जो हो रही थी, वो कब होती है, जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर पे तो स्टेबल होते ही नहीं। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड अपोजिट नेचर ऑफ इमल्सिफायर, जब आप इमल्सिफायर एक ऐसे यूज़ कर लेते हो कि अपोजिट नेचर का होता है, तब ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल यह है कि आपने टेम्परेचर को कम करो, और दूसरा कि ऐसे इमल्सिफायर यूज़ करो जो कि कॉम्पिटेबल हो और मतलब कि सेम नेचर का हो। तो क्रैकिंग इस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। और लास्ट में एक और पॉइंट आपने लिखना है कि वो है फ्लोक्यूलेशन जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का ऐड कर देते हैं या आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो फ्लोक्यूलेशन हो रहा है, जो गुच्छे जो बन रहे हैं, इसको आप ठीक कर सकते हैं। फ्लोक्यूलेशन होने का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ही हो रहा है एक तरीके से। तो जैसे अभी आपने जैसे कोलोइडल वाले में समझा था कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम ऐड करके अगर ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पे पेप्टाइजेशन हो जाता है, वो बिखर जाते हैं दोबारा से। तो सिंपली हम वही इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके इस फ्लोक्यूलेशन को भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 17वां है, और ये भी हमने कवर कर लिया है। और इस तरीके से ना आपकी जो यूनिट 3 है, यहाँ से भी इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट को हमने एक सिंगल वीडियो में यहाँ तक कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है, उसमें हम यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।